मेरे प्यारे दोस्तों, आओ चले एक और नई दिलचस्प भरी सपनों की दुनिया में। आप लोगों को लगेगा आप भी उस दुनिया की सैर कर रहे हैं। अभी आप कहानी पे डूब जाएं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे। अगर आपको कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और प्यारा सा कमेंट करना ना भूले। धन्यवाद। नॉवल का नाम मार्शल वर्ल्ड है। अध्याय 411 से 420। द्वीप पर स्थित प्रसारण स्थल पर 7 या 8 युवक, पुरुष और महिलाएं एक घेरे में बैठे थे। वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई झांग, क्या बढ़िया फसल है। हाँ, 600 से अधिक मध्यम श्रेणी के सच्चे सार पत्थर और एक रक्त दानव क्रिस्टल भी। वह रक्त दानव क्रिस्टल एक महान खजाना है। एक भान वाले आदमी के चारों ओर कुछ 20-25 वर्ष के युवा खड़े थे, जो एक भान वाले आदमी के सामने रखे छोटे लकड़ी के बक्से को देख रहे थे। उनके चेहरे ईर्ष्या से भरे हुए थे। ये छोटा लकड़ी का बक्सा मध्यम श्रेणी के सच्चे सार पत्थरों से भरा हुआ था, और असली सार पत्थरों के ऊपर खून के रंग का एक उंगली के आकार का मणि था। ये रत्न रक्त दानव क्रिस्टल था। ये रक्त दानव क्रिस्टल वह कोर था जिसे लगभग 1000 साल पुराने रक्त दानव ने संघनित किया था। ये जियानिटियन मास्टर्स के लिए बेहद फायदेमंद था। एक भान वाला आदमी अपने आप से बहुत संतुष्ट था। ये फसल सचमुच बहुत बढ़िया थी। उन्होंने कहा, ईमानदारी से कहूं तो इसका अधिकांश श्रेय अस्थायी ट्रांसमिशन एरे को जाता है। अन्यथा मेरे लिए इतनी उच्च दक्षता दर प्राप्त करना असंभव है। यदि मेरे पास ये ट्रांसमिशन एरे न होता और सवारी करने के लिए गोल्डन विंग्ड हेवनली विंड ईगल न होता तो आगे पीछे जाना 10 दिन का चक्कर लगता। रक्त दानव द्वीप के चारों ओर पंचतत्व क्षेत्र के संप्रदायों ने अपनी अपनी संचरण व्यवस्थाएं स्थापित कर ली थीं। इस प्रकार की लंबी दूरी की ट्रांसमिशन सरणी के निर्माण में काफी अधिक लागत आती है तथा इसका जीवनकाल भी सीमित होता है। प्रत्येक संप्रदाय ने अपनी स्वयं की लंबी दूरी की प्रसारण प्रणाली को संजोया और स्वयं ही इसका निर्माण किया। लेकिन इस प्रकार का निर्माण महंगा था, इसलिए रक्त दानव द्वीप से आए शिष्यों को इसे सक्रिय करने की कीमत के रूप में अपनी फसल का कुछ हिस्सा निकालना पड़ा। थंडरक्रेस्ट संप्रदाय और 7 गहन घाटियां अलग अलग थीं। 7 गहन घाटियों के शिष्यों की शक्ति अपेक्षाकृत कम थी, और जब वे रक्त दानव द्वीप पर पहुंचे तो उनकी मृत्यु लगभग निश्चित थी। लेकिन थंडरक्रेस्ट संप्रदाय के शिष्यों के बचने की संभावना बहुत अधिक थी। यद्यपि उनके मरने की संभावना अभी भी अधिक थी, तथापि उनकी फसल भी उतनी ही अधिक थी। थंडरक्रेस्ट संप्रदाय के आम अनुयायियों के लिए मध्यम श्रेणी के सच्चे सार पत्थर बहुत दुर्लभ और मूल्यवान थे। इस प्रकार कुछ हताश शिष्य खजाने की खोज में थे और अपने जोखिम पर रक्त दानव द्वीप पर आए। वहां उपस्थित सभी लोग मूलतः इसी स्थिति में थे। वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई झांग, मुझे लगता है कि 30 साल की उम्र से पहले आप चरम जियानिटियन क्षेत्र में कदम रख पाएंगे। आपकी साधना की गति 1 साल पहले के लिन मिंग से ज्यादा खराब नहीं है। एक चापलूस युवक ने बेतुकी बात कही। हाँ, यद्यपि यह स्पष्ट रूप से अप्रासंगिक बकवास था, फिर भी एक भान वाले व्यक्ति को इसमें आनंद आया। उसे अचानक कुछ एहसास हुआ और फिर उसने अपनी मूंछों पर ताव देते हुए अपना सिर हिलाया और कहा, हालांकि लिन मिंग एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था, फिर भी उसकी मृत्यु हो गई। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कितना महान था या वह कितना स्वर्ग विरोधी था। आसमान से गिरने वाला एक प्रतिभाशाली व्यक्ति अब प्रतिभाशाली नहीं रह जाता है। श्रद्धेय मास्टर तियांगुआन के जन्मदिन के भोज के दौरान इस एक भान वाले व्यक्ति ने व्यक्तिगत रूप से लिन मिंग के प्रदर्शन को देखा था। वह एक शियाटियन शिष्य था और भोज के कोने में बैठा हुआ था। चलो, आप में से प्रत्येक इन मध्यम श्रेणी के सच्चे सार पत्थरों में से 4 या 5 ले सकते हैं। इसे अपना इनाम समझो। वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई झांग, धन्यवाद। ये शिष्य बहुत प्रसन्न हुए और प्रत्येक ने 5 मध्यम श्रेणी के सच्चे सार पत्थर ले लिए। ये सभी युवा शिष्य 20 वर्ष की आयु के थे और उनमें से अधिकांश की साधना हावाईयन क्षेत्र में हुई थी। इनमें से कुछ अभी भी पल्स कंडेंसेशन काल में थे। उनके लिए ये 5 मध्यम श्रेणी के सच्चे सार पत्थर आधे महीने तक चलने के लिए पर्याप्त थे। एक भान वाले उस व्यक्ति को ध्यान का केंद्र बनना अच्छा लगता था। थंडरक्रेस्ट संप्रदाय में उसके जैसे आंतरिक दरबारी शिष्य की, मूल शिष्य या प्रत्यक्ष शिष्य के सामने कोई उपस्थिति ही नहीं थी। लेकिन इन कमजोर आंतरिक दरबारी शिष्यों के लिए या यहाँ तक कि बाहरी दरबारी शिष्यों के लिए वह उनका पूर्ण बड़ा भाई था। और इन लोगों की खेती भी उसकी तुलना में कम थी। इसी समय उसने अचानक दूर आसमान से एक लाल बिंदु को तेजी से अपनी ओर आते देखा। कौन है भाई? एक भान वाला व्यक्ति खड़ा हो गया और अन्य शिष्य भी वैसा ही खड़े हो गए। युद्ध के समय में उन्हें स्वाभाविक रूप से किसी भी अचानक आश्चर्य के प्रति सतर्क रहना पड़ता था। सिंदूर पक्षी। एक भान वाला आदमी चौंक गया। ये दिव्य फीनिक्स द्वीप से कोई है? टकराना। 100 फुट पंखों वाला फायरशाइन विमान जमीन पर उतरा और धूल व धुंध का एक विशाल बादल हवा में फैल गया। यहाँ तक कि कुछ पल्स कंडेंसेशन अवधि के शिष्य भी थे जो स्वयं को संभलने से पहले कई कदम पीछे हट गए थे। लानत है। एक भान वाला आदमी बहुत गुस्से में था। इन लोगों को तो नियम ही नहीं पता। यह उनके थंडरक्रेस्ट संप्रदाय का क्षेत्र था। उसकी दृष्टि किंजिया पर पड़ी जो फायरशाइन के ऊपर थी, और एक भान वाले व्यक्ति ने भौहें सिकोड़ लीं। दूसरे पक्ष ने इतनी बुरी तरह और अशिष्टता से हमला किया था, जाहिर है कि उनके इरादे बुरे थे। आप कौन हैं? एक भान वाले आदमी ने आवाज लगाई। यद्यपि उसकी साधना और किंजिया की साधना लगभग एक जैसी थी, फिर भी वह भयभीत नहीं था। उसके पीछे बहुत दूर नहीं थंडरक्रेस्ट संप्रदाय का स्टेशन था, और वहां कई जियानिटियन स्वामी भी थे जो वहां तैनात थे। मैं आपका ट्रांसमिशन एरे उधार लेना चाहूंगा।
लिन मिंग आगे बढ़ा और उसके एक ही कदम के साथ उसकी गति भड़क उठी। उसकी आंखें बिजली की चमक के समान थीं जो तुरंत एक भान वाले आदमी पर टिक गईं। उन दोनों आंखों के उस पर टिके रहने से एक भान वाले आदमी को ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी तलवार ने उसके दिल को छेद दिया हो। एक ठंडी ठंड उसकी पीठ पर छा गई। ये व्यक्ति है। एक भान वाले आदमी ने लिन मिंग का चेहरा देखा और वह वहीं पर स्तब्ध रह गया, उसकी अभिव्यक्ति विकृत हो गई। कुछ समय के लिए तो वह पूरी तरह अविश्वास में पड़ गया और उसके चेहरे पर विभिन्न भाव बदल गए। वह मरा नहीं था, वह जीवित कैसे था? क्या उनकी मृत्यु केवल एक दिखावा थी जिसे डिवाइन फीनिक्स आइलैंड ने जारी किया था? एक सपना था जिसे वह कभी नहीं भूल सकता था। लगभग 1 वर्ष पहले भोज प्रतियोगिता के दौरान इस युवक ने लेई मोबाई नामक एक अन्य युवक से मुकाबला किया था जो पुनर्जन्म लेने वाले दानव देवता जैसा था। फिर भी लेई मोबाई को लिन मिंग के भाले के नीचे पराजित किया गया। ये जानना जरूरी था कि लेई मोबाई वास्तव में दक्षिण सागर दानव क्षेत्र का संत पुत्र था। वह एक सच्चे 5वीं श्रेणी के संप्रदाय का संत पुत्र था और फिर भी लिन मिंग ने उसे खत्म करने के लिए दायरे बदल लिए थे। इतना ही नहीं, लिन मिंग ने डीप अर्थ संप्रदाय के एल्डर शी जोंगकुन के साथ साथ थंडरक्रेस्ट संप्रदाय के संप्रभु के साथ भी मैदान में जीत हासिल की थी। उनकी जो भी योजनाएं थीं वे नष्ट हो गईं। लेई मोबाई को दयनीय भाग्य का सामना करना पड़ा। ये निश्चित रूप से एक ऐसा आदमी था जिसे पार नहीं किया जा सकता था। और सबसे भयावह बात यह थी कि उस समय लिन मिंग की साधना केवल पल्स कंडेंसेशन अवधि के अंतिम चरण में थी। अब वह वास्तव में हावेयन क्षेत्र में पहुंच चुका था। हे भगवान, पिछले वर्ष क्या हुआ था? 1 वर्ष से भी कम समय में वह एक संपूर्ण क्षेत्र को पार करने में सक्षम हो गया। लिन मिंग पहले से ही एक भयानक राक्षस था जब वह पल्स कंडेंसेशन अवधि के अंतिम चरण में था। उस समय उनकी ताकत एक ज़ियानिटियन मास्टर के बराबर थी, लेकिन अब जब वह हावेयन क्षेत्र में पहुंच चुका था तो वह किस प्रकार का असामान्य अस्तित्व था। एक भान वाला व्यक्ति यह सोचते ही निश्चल हो गया, लेकिन उसके पीछे खड़े शिष्यों ने एक भान वाले व्यक्ति में आए परिवर्तन को नहीं देखा। उन्होंने केवल 2 लोगों को ट्रांसमिशन एरे उधार लेने की इच्छा जताते हुए सुना और फिर वे गुस्से में हंसने लगे। क्या मैंने सही सुना? वे ट्रांसमिशन एरे उधार लेना चाहते हैं? एक शिष्य ने लापरवाही से कहा, उसके शब्द उपहास से भरे थे। क्या मूर्ख है? ये ट्रांसमिशन सरणी हमारे संप्रदाय के उपयोग के लिए है। अगर कोई बाहरी व्यक्ति इसे उधार लेना चाहे तो कोई रास्ता नहीं। वे दोनों मानसिक रूप से बीमार हैं। वे बहुत आक्रामक तरीके से आते हैं और पिता के चेहरे को मिट्टी से ढक देते हैं और फिर भी ट्रांसमिशन एरे उधार लेना चाहते हैं। आखिर वे खुद को क्या समझते हैं? लिन मिंग का चेहरा उतर गया। इस समय उसका दिल हत्या के इरादे से उमड़ रहा था। वह बारूद के उस ढेर की तरह था जो किसी भी क्षण फट सकता था। जरा सी भी उत्तेजना या दुर्घटना होने पर वह भड़क उठता था। मैं आखिरी बार अपनी बात दोहराऊंगा, मुझे ट्रांसमिशन एरे उधार दो। लिन मिंग की आवाज़ ठंडी होने लगी। एक भान वाले जिस व्यक्ति को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा उसके पूरे शरीर में पसीना आ गया। मैं अवाक हूँ। सोचिए, मैं एक पागल से मिला। चुप रहो। जब एक शिष्य बोल रहा था तो एक भान वाले व्यक्ति ने उसे बीच में ही उग्रता से रोक दिया। चुप रहो और ट्रांसमिशन एरे खोलो। शिष्य एक क्षण के लिए स्तब्ध रह गया। वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई झांग, क्यों हो? जल्दी करो। एक भान वाले आदमी के माथे से पहले से ही पसीना टपक रहा था। उसने अपनी आंखों से देखा था कि लिन मिंग वास्तव में कितना भयानक था। उस समय वह पल्स कंडेंसेशन पीरियड में था और बहुत भयावह था। एक भान वाला आदमी कल्पना भी नहीं कर सकता था कि लिन मिंग की वर्तमान ताकत क्या थी जब वह हावेयन क्षेत्र में पहुंचा था। लिन मिंग की आभा से बंधे होने पर उसे ऐसा लगा जैसे कोई सांप उस पर हमला करने के लिए तैयार है। एक भान वाले व्यक्ति के चारों ओर खड़े शिष्य भ्रमित हो गए। आखिर बॉस क्या कर रहा था? ये लोग डरावने कैसे थे? इनमें से एक प्रारंभिक जियानिटियन क्षेत्र में था और दूसरा उत्तर हाउटियन क्षेत्र में था। यद्यपि उस दिवंगत हावेयन साथी की गति काफी तीव्र थी, तथापि उनके पीछे कुछ ही दूरी पर 4 या 5 जियानिटियन गुरु भी थे। उनमें से कोई भी इस आदमी को मुर्दा बना सकता है। एक भान वाले व्यक्ति ने देखा कि एक शिष्य संचरण तंत्र पर सच्चा सार पत्थर रखने में बहुत अनिच्छुक था। उसके अंदर एक आग सी भड़क उठी और वह अचानक उसके पास गया और उसे लात मारकर दूर कर दिया। मादरचोद, क्या तुमने पर्याप्त खाना नहीं खाया? इतना लालची मत बनो। एक भान वाले व्यक्ति ने उस असहाय शिष्य को लात मारकर दूर कर दिया, उसका असली सार पत्थर छीन लिया और उसे स्वयं नीचे रख दिया। जब उसने अकेले लिन मिंग के जानलेवा इरादे का सामना किया तो उसे लगा कि वह किसी भी क्षण मर सकता है। यह आदमी सचमुच एक राक्षसी खलनायक था। इस तरह के जानलेवा इरादे के लॉकडाउन के तहत एक भान वाला आदमी बेहद डर गया था कि अगर उसने जल्दी नहीं की तो लिन मिंग अगले ही पल उसे मार देगा। ऐसा लगता है कि आप मुझे जानते हैं। एक भान वाला आदमी सख्त हो गया। लिन मिंग का असली सार ध्वनि संचरण उसके कान तक पहुंच गया था। मुझे पता है, मैं भी भोज प्रतियोगिता में मौजूद था। मुझे उम्मीद है कि आप मेरे जीवित होने की कोई खबर नहीं फैलाएंगे, नहीं तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। हाँ, मैं कसम खाता हूं, मैं इस बारे में कभी नहीं बोलूंगा। एक भान वाले आदमी ने तुरंत प्रतिज्ञा कर ली। सामान्यतः यह एक अकल्पनीय बात थी कि एक दिवंगत हावेयन मार्शल कलाकार एक प्रारंभिक जियानिटियन मार्शल कलाकार को धमकी देगा, और यह भी नहीं कहा जा सकता कि वह एक भान वाला व्यक्ति थंडरक्रेस्ट संप्रदाय का शिष्य था।
लेकिन एक भान वाले आदमी को इसमें कोई संदेह नहीं था कि अगर लिन मिंग को बढ़ने के लिए और समय दिया गया तो वह थंडरक्रेस्ट संप्रदाय के माध्यम से अपना रास्ता बनाने में भी सक्षम हो सकता है। अंततः ट्रांसमिशन सरणी सक्रिय कर दी गई। लिन मिंग ने एक पल के लिए इसका निरीक्षण किया। जब उन्होंने ये निश्चय कर लिया कि कोई समस्या नहीं है तो उन्होंने किनजिया और फायरशाइन के साथ कदम आगे बढ़ाया। जैसे ही प्रकाश का एक पर्दा उसे घेर रहा था, लिन मिंग ने एक सच्ची सार्वध्वनि संचरण भेजा। आज मुझे, लिन मिंग को, रक्त दानव द्वीप पर जाना है। मैं आपका एहसानमंद हूँ। फिर लिन मिंग का स्वरूप गायब हो गया। एक भान वाले आदमी ने लिन मिंग के पूरी तरह से गायब होने का इंतजार किया और फिर राहत की लंबी सांस छोड़ते हुए अपने माथे का सारा पसीना पोंछा। भगवान का शुक्र है कि यह डरावना दानव देवता अंततः चला गया। एक भान वाले व्यक्ति को इस बात का बहुत प्रबल संदेह था कि भले ही यहाँ तैनात सभी जियानटियन स्वामी एक साथ आ जाएं, फिर भी वे जरूरी नहीं कि लिन मिंग के बराबर हों। वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई झांग, वह कौन था? आपने उसे ट्रांसमिशन एरे का उपयोग करने की अनुमति क्यों दी? इस ट्रांसमिशन एरे का एक बार उपयोग करने में ही बड़ी मात्रा में संसाधनों की आवश्यकता होती है। यहाँ तक कि जब भी हमें इसकी आवश्यकता होती है, हम भी इसका उपयोग करने से हिचकिचाते हैं। इनहाउटियन और पल्स कंडेंसेशन शिष्यों को यह असहनीय लगा, इसलिए उन्होंने अपना बड़ा मुंह खोला और बार बार पूछा। एक भान वाला आदमी अवाक था। वह लिन मिंग की पहचान के बारे में कुछ भी नहीं कह सका। उसने दांत पीसते हुए कहा, वह व्यक्ति मेरा रिश्तेदार था। यहाँ तक कि वह भी इस हास्यास्पद झूठ पर विश्वास नहीं कर सका। जाहिर है, इन निम्न स्तर के शिष्यों को भी धोखा नहीं दिया जा सकेगा। रिश्तेदार? क्या किसी रिश्तेदार के कारण आपको पसीना आ गया है? इन शिष्यों के संदेह और यहाँ तक कि कुछ अवमानना का सामना करते हुए एक भान वाले व्यक्ति को बहुत अन्याय महसूस हुआ। भाड़ में जाओ, इन लोगों को तो कुछ भी पता नहीं था। उसे इन मूर्खों को एक क्षण पहले ही कष्ट सहने देना चाहिए था और उन्हें व्यक्तिगत रूप से यह पता लगाने देना चाहिए था कि उसने उनके सामने किस प्रकार की विपत्ति आने दी थी। जब उसे लगा कि बड़े भाई की जो छवि बनी थी वह पहले ही ध्वस्त हो चुकी है, तो एक भान वाला वह आदमी आगे कुछ भी बताने को तैयार नहीं था। उन्होंने बस ठंडे स्वर में नाक भान सिकोड़ी और कहा, बकवास बंद करो। अगर तुम्हारे पास बोलने के लिए इतना समय है तो जाओ अभ्यास करो। आज जो हुआ उसके बारे में कोई नहीं बोलेगा, नहीं तो मैं तुम्हारे असली सार पत्थर वापस ले लूंगा। ब्लड डायमंड द्वीप पर, द्वीप के 1000 मील के दायरे में, पूरी भूमि पूरे साल धुंधले घने रक्त लाल कोहरे से ढकी रहती थी। इस कोहरे में जादुई गुण थे। यदि ये किसी घाव को छू ले तो यह उस जोंक की तरह होगा जो व्यक्ति के शरीर में घुसकर उसके रक्तसार को नष्ट कर देगा। इस प्रकार यदि कोई व्यक्ति रक्त दानव द्वीप पर गंभीर रूप से घायल हो जाए तो यदि उसे शीघ्र उपचार न मिले तो वह शीघ्र ही मर जाएगा। इस समय सूर्य आकाश में ऊंचे उठ चुका था। रक्त दानव द्वीप के थंडरक्रेस्ट संप्रदाय संचरण तंत्र पर गगनभेदी गड़गड़ाहट हुई। आग की लपटें चारों ओर फैल गईं, जिससे उस स्थान की रक्षा कर रहे कई हाउटियन अनुयायी तेज और तीव्र हवाओं से उड़ गए। फायरशाइन ने अपने विशाल 100 फीट लंबे पंख फैलाए और आकाश में उड़ गया। क्या हो रहा है? एक शिष्य उड़कर आया। उसकी आंखें पूर्ण अविश्वास से भरी हुई थीं जब उसने विशालकाय सिंदूरी पक्षी को आकाश में उड़ते देखा। क्या हो रहा था? वर्मिलियन बर्ड उनके ट्रांसमिशन सरणी से कैसे बाहर आ सकता है? फायरशाइन बहुत तेज था। पलक झपकते ही वह क्षितिज पर एक बिंदु में बदल गया। थंडरक्रेस्ट संप्रदाय के शिष्यों का समूह अचंभित रह गया। उन्हें पूरी तरह से समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। अल्पविराम 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 अल्पविराम। जेड पर्ची से एक प्रतिक्रिया है। किनजिया ने अपने हाथ में आत्मा जेड पर्ची को देखा। अंदर की आत्मा का टुकड़ा और भी अधिक मंद हो रहा था। सबसे अधिक संभावना यही है कि यह उसी स्थिति में है। किनजिया ने इशारा किया। जब बात लंबी दूरी की आती थी तो सोल जेड स्लिप केवल अस्पष्ट दिशा ही बता पाती थी। मुझे जेड पर्ची दे दो। लिन मिंग को सोल जेड स्लिप प्राप्त हुई, जिससे फायरशाइन किस दिशा में उड़ रही थी इसका नियंत्रण हो गया। रक्त दानव द्वीप का व्यास 1000 मील था। यदि जेड पर्ची सही ढंग से बता पाती कि वह किस दिशा में है तो वह जल्दी से किन जिंगक्सुआन को ढूंढ सकता था। इस समय लिन मिंग का दिमाग हिलने लगा। उसने धीरे से अपना सिर नीचे करके हाथ में पकड़ी जेड पर्ची को देखा और उसमें से का जैसी ध्वनि निकलती सुनी। ये हल्की का ऐसी थी मानो जेड स्लिप पर बहुत दबाव था और वह किसी भी क्षण टूटने वाली थी। लिन मिंग का रंग पूरी तरह बदल गया और उसका दिल एक पल के लिए धड़कना बंद हो गया। जैसे ही उसने जेड स्लिप को दोनों हाथों में पकड़ा, उसकी उंगलियां भी कांपने लगीं। यदि यह आत्मा जेड पर्ची टूट गई तो यह सबूत था कि किन जिंगक्सुआन की मृत्यु हो गई थी। जेड स्लिप कई सांसों तक धीरे धीरे हिलती रही और फिर अंततः रुक गई। जेड स्लिप के भीतर आत्मा की कोमल चमक पूरी तरह से गायब हो गई थी। किनजिया का चेहरा विलाप से भरा हुआ था। किन जिंगक्सुआन अभी भी जीवित है। बस जिंगक्सुआन अब। किनजिया ने बोलना जारी नहीं रखा। एक सोल जेड स्लिप को एक मार्शल कलाकार की आत्मा से जोड़ा गया था। भले ही वे शारीरिक रूप से घायल हो गए हों, उनके अंग टूट गए हों या यहाँ तक कि हाथ कट गए हों, तो भी सोल जेड स्लिप से ऐसी आवाज नहीं निकलेगी कि वह टूट रही है। इसका एकमात्र कारण यह था कि यदि मार्शल कलाकार की आत्मा स्वयं नष्ट होने के कगार पर थी या यदि उनके रक्तसार को गंभीर रूप से क्षति पहुंची थी। परिस्थिति जो भी रही हो, ये दोनों ही परिणाम अत्यंत बुरे थे। ये कहा जा सकता है कि किन शिंगशुआन का जीवन तूफानी समुद्र में बुझती मोमबत्ती से अलग नहीं था। ये किसी भी क्षण गायब हो सकता था।
लिनमिंग की आंखों में नरसंहार से भरी एक घातक रोशनी चमक उठी। उसने चुपचाप सोल जेड पर्ची को अपनी छाती की जेब में रख लिया और उसे अपनी त्वचा पर स्पर्श करने दिया। उसने अपने आप से कसम खाई, ओयांग बोयान, अगर जिंगक्सुआन मर जाता है तो मैं श्रद्धांजलि के रूप में आपके पूरे 7 गहन घाटियों के ओयांग परिवार कबीले को दफना दूंगा। अचानक लिनमिंग के शरीर की जानलेवा मंशा एक प्रलयकारी ज्वालामुखी की तरह फट पड़ी। यहाँ तक कि किंजिया, जिसने प्रारंभिक जियानटियन क्षेत्र में साधना की थी, को भी इस हत्या के इरादे से घुटन महसूस हुई, जैसे वह किसी भी समय रक्त के समुद्र में डूब सकता था। किंजिया ने सोचा कि जिस क्षण लिनमिंग ने आत्मा जेड पर्ची के मंद होने को देखा था, ऐसा लगा जैसे वह युद्ध के दानव में बदल गया था। सिंदूरी पक्षी ने एक गगनभेदी चीख निकाली, उसके चारों ओर आग की लपटें दिखाई देने लगीं, जिससे आग का एक तूफान सा उठ खड़ा हुआ। आसपास के सभी रक्त राक्षस इस वेग से भागने को मजबूर हो गए, जो स्वर्ग को भेदता हुआ प्रतीत हो रहा था, और उनमें से किसी ने भी पास जाने का साहस नहीं किया। यहाँ तक कि कुछ धीमे रक्त राक्षस भी थे जो समय पर भाग नहीं सके, और वे तेजी से इन जलती हुई लपटों में घिर गए और राख में बदल गए। अल्पविराम 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 डॉट। इस समय रक्त दानव द्वीप के एक कोने में पहाड़ों में एक समाशोधन के भीतर 6 मार्शल कलाकारों को दर्जनों रक्त राक्षसों द्वारा घेर लिया गया था। रक्त राक्षस, जितने अधिक लोग मरेंगे वे उतना ही अधिक रक्त चूस सकेंगे तथा उतने ही अधिक शक्तिशाली बनेंगे। युद्ध की शुरुआत में दोनों पक्ष रक्त दानव द्वीप पर एक दूसरे से लड़ेंगे। कभी कभी वे रक्त राक्षसों से भी लड़ते थे, लेकिन जैसे जैसे अधिक से अधिक लोग मरते गए, इस बिंदु पर अक्सर दोनों पक्ष रक्त राक्षसों का वध कर रहे होते थे। इस प्रकार की स्थिति का फिलहाल समाधान नहीं किया जा सकता। वे केवल युद्ध के अंत तक इंतजार कर सकते थे, और अंत में जीतने वाला पक्ष रक्त राक्षसों को पूरी तरह से खत्म करने के लिए स्वामियों का एक दल संगठित करेगा। रक्त राक्षस केवल 4 से 5 फीट ऊंचे थे। वे मनुष्यों जैसे दिखते थे, लेकिन वे 4 पैरों वाले जमीन पर रेंगने वाले जानवरों जैसे थे। उनके चेहरे की विशेषताएं धुंधली थीं, और केवल एक बड़ा मुंह और गहरे हरे रंग की चमकदार आंखें ही बची थीं, जैसे रात में कोई भेड़िया पीछा कर रहा हो। रक्त राक्षस शार्क की तरह थे, वे रक्त की गंध को महसूस करने में सक्षम थे। उन्होंने इन 6 मार्शल कलाकारों को घेर लिया था और किसी भी क्षण उन पर हमला करने के लिए तैयार थे। हालांकि जब भी कोई रक्त दानव उन पर आक्रमण करता तो वे एक स्पष्ट चमकदार अवरोध से टकराकर वापस लौट जाते। उनके शरीर का कोई भी हिस्सा जो प्रकाश की इस बाधा को छूता, वह तुरंत जल जाता। वरिष्ठ प्रशिक्षु भाइयों, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाएंगे। ये 6 व्यक्ति 7 गहन घाटियों के शिष्य थे। जो बोला वह हैरे गुड से था। यह विशाल सेना उसने पहले ही तैयार कर रखी थी। यद्यपि व्यूह रचना गुट के अनुयायियों की युद्ध शक्ति कम थी, फिर भी यदि वे पहले से ही अपनी व्यूह रचना तैयार कर लेते तो वे स्थितिगत युद्धों में बड़ी भूमिका निभा सकते थे। ये वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई ओजियोंग था। वह रक्त दानव द्वीप पर किनशिंगक्सुआन पर नजर रखने और उसे फंसाने के लिए आया था। चूंकि यह सुविधाजनक था, इसलिए वह किनशिंगक्सुआन द्वारा प्राप्त सभी मध्यम श्रेणी के सच्चे सार पत्थरों को भी ले लेगा। जहां तक रक्त दानव द्वीप पर मध्यम श्रेणी के सच्चे सार पत्थरों के खनन और ऐसा करने के लिए रक्त राक्षसों को मारने की बात है, ओजियोनग ने कभी इस बारे में नहीं सोचा था। उनके अनुसार यह जोखिम उठाने लायक नहीं था। वह बहुत लंबे समय तक जीवित नहीं रहा। बबूल गुट के एक शिष्य के रूप में ओजियोनग की 7 या 8 रखेलें थीं, और 1 दर्जन से अधिक सुख सेविकाएं भी थीं। ओजियोंग ऐसी अद्भुत व्यवस्था को कैसे छोड़ सकता था? हालांकि जब ओजियोनग ने देखा कि पंचतत्व क्षेत्र के शिष्यों ने एक दानव रक्त क्रिस्टल प्राप्त किया था, तो वह अपने दिल में लालच की भावना को महसूस करने से खुद को रोक नहीं सका। रक्त दानव क्रिस्टल, यह एक जियानटियन क्षेत्र के मार्शल कलाकार के लिए बहुत उपयोगी खजाना था। यदि वह रक्त दानव क्रिस्टल प्राप्त कर सकता है, तो वह संप्रदाय के साथ कम से कम 2 या 3 स्वर्ग खोलने वाली गोलियों के लिए इसका आदान प्रदान करने में सक्षम होगा। ओजियोनग की प्रतिभा के साथ यह असंभव था कि वह जियानटियन क्षेत्र में प्रवेश कर पाएगा। उसके पास एकमात्र मौका यह था कि वह 3 या 4 स्वर्ग खोलने वाली गोलियां निगल ले। तभी उसे जियानटियन क्षेत्र में कदम रखने का मौका मिलेगा। हालांकि ओजियोनग का अंतिम नाम ओ था, ओयांग नहीं। कौन उसे 3 या 4 स्वर्ग खोलने वाली गोलियां देगा? ओजियोनग ने पहले ही जियानटियन क्षेत्र में प्रवेश करने की सारी उम्मीद खो दी थी, लेकिन अब यह अवसर उसके सामने आ गया था। वह इस बात से कैसे मोहित न हो सकता था? 7 गहन घाटियों के भीतर एक जियानटियन मास्टर एक बुजुर्ग था। एक एल्डर को जो व्यवहार मिला वह एक सामान्य शिष्य से कहीं बढ़कर था। वे सभी घमंडी और अहंकारी महिलाएं जो उसे घृणा की दृष्टि से देखती थीं। यदि वह एक एल्डर होता तो वह उन सभी को अपनी सेवा के लिए नीचे धकेल सकता था। ये सोचकर ओजियोंग अतुलनीय रूप से उत्साहित हो गया। इतना ही नहीं, बल्कि एक जियानटियन क्षेत्र के मार्शल कलाकार ने उनके शरीर से गंदी हवाईयन हवा को हटा दिया, और उनका जीवन एक हवाईयन वास्तविक मार्शल कलाकार की तुलना में 100 साल अधिक लंबा था। यदि उसे 100 वर्ष का अतिरिक्त जीवन मिलता तो वह अगले 100 वर्षों तक आनंदपूर्ण दिनों का आनंद ले सकता था, तथा 100 वर्षों तक सुंदर स्त्रियों के साथ क्रीड़ा कर सकता था। इस प्रकार ओजियोनग ने जोखिम लेने का फैसला किया और इस 7 गहन घाटियों के दस्ते के साथ रक्त दानव द्वीप में प्रवेश किया। इस दस्ते में ओजियोनग के अलावा 2 अकेशिया गुट के शिष्य, 1 एरे गुट का शिष्य, 1 जित्था गुट का शिष्य और अंत में किनशिंगक्सुआन भी थे।
किन शिंगक्सुआन बहुत बुरी स्थिति में थी, उसके होंठ और चेहरे का रंग पहले ही उड़ चुका था। ये समय के साथ रक्तसार की संचित हानि का परिणाम था। इतना ही नहीं, इस बार उस पर एक रक्त दानव ने छिपकर हमला किया था और उसके दाहिने हाथ पर काट लिया था तथा उसके शरीर से भारी मात्रा में रक्त चूस लिया था। एक बार जब किसी मार्शल कलाकार का रक्तसार नष्ट हो जाता है तो उसे पुनः प्राप्त करना अत्यंत कठिन होता है। जब एक मार्शल कलाकार का रक्तसार नष्ट हो जाता था तो इसका अर्थ शक्ति और जीवन की हानि भी होता था। किन शिंगक्सुआन की दाहिनी बांह की आस्तीन पूरी तरह से फट गई थी, जिससे एक खुला घाव दिखाई दे रहा था जिसमें से खून टपक रहा था। इस घाव के कारण उसके प्राण लगातार निकलते रहे। उसके शरीर के भीतर रक्त का लगातार क्षरण हो रहा था। अपनी वर्तमान क्षमता के साथ ऐसा होने से रोकने का उसके पास कोई रास्ता नहीं था। किन शिंगशुआन ने बिना किसी खुशी के मुस्कुरा दिया, शायद आज यही वह अंततः गिर जाएगी। यदि वह भाग्य से वापस लौट भी आई तो भी वह 1 महीने भी नहीं टिक पाएगी। उसने भारी मात्रा में रक्तसार खो दिया था और उसके जीवन का स्रोत एक दीपक की तरह था जो लगभग पूरी तरह से सूख गया था। वरिष्ठ प्रशिक्षु भाइयों, व्यूह रचना अधिक समय तक नहीं चलेगी। यह अधिक से अधिक आधे अगरबत्ती समय तक जारी रह सकता है। हमें इसके बाद घेराव तोड़ना होगा, सरनी गुट शिष्य ने कहा। उपस्थित सभी लोगों में से ओज योनक के अलावा जो मध्य हाउटियन क्षेत्र में था, सभी की साधना या तो चरम पल्स संघनन अवधि में थी या यहां तक कि आधे चरण वाले हाउटियन क्षेत्र में थी। केवल किन शिंगक्सुआन ही प्रारंभिक पल्स संघनन काल में थी। उसकी खेती सबसे कम थी और उसकी स्थिति भी सबसे खराब थी। तोड़ो, ओज योंग ने अपने दांत पीस लिए। व्यूह रचना के बाहर दर्जनों रक्त राक्षस हमला करने के लिए इंतजार कर रहे थे। यहां तक कि 2 उच्च स्तर के रक्त राक्षस भी थे जो उससे ज्यादा कमजोर नहीं थे। इस जाल को तोड़ना बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। रक्त राक्षस तेज होते हैं। अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें कुछ लोगों को पीछे की ओर सुरक्षा देने और उन्हें आगे आने से रोकने के लिए तैनात करना होगा। जैसे ही ओ जियोंग ने बात की, उसकी नज़र सबको पीछे छोड़कर किन जिंगजुआन पर पड़ी। किन जिंगक्सुआन की आंखें ठंडी थीं, लेकिन जो वास्तव में किन शिंगक्सुआन के लिए क्रोधित हुई वह जीथरगुट की लड़की थी। ओ जियोंग, तुम क्या कहना चाह रहे हो? जूनियर प्रशिक्षु सिस्टर किन पहले से ही गंभीर रूप से घायल है। आप चाहते हैं कि वह पीछे आए? क्या तुम अब भी इंसान हो? ओ जियोनग ने बेरहमी से अपना सिर हिलाते हुए कहा, वह यहाँ से भाग नहीं सकती, उसकी रक्त शक्ति बहुत कमजोर है। चाहे वह पीछे की रक्षा करे या नहीं, वह मर जाएगी। तो अगर वह मरने जा रही है तो संप्रदाय के लिए बलिदान क्यों नहीं देती? आप, जीथरगुट की लड़की की आंखें खुल गईं, तुम बेशर्म हो। संप्रदाय के लिए बलिदान? हो सकता है कि संप्रदाय के लिए जिसकी बलि दी जानी चाहिए वह आप ही हो। ओ जियोनग ने ठंडे स्वर में कहा, चूंकि तुम ऐसा सोचती हो तो तुम आगे बढ़ सकती हो और उसके साथ रह सकती हो। जैसा आप चाहते हैं वैसा करें। ओ जियोंग, तुमने एक साथी शिष्य को क्रूरतापूर्वक नुकसान पहुंचाया है और संप्रदाय के नियमों का उल्लंघन किया है। एक बार जब मैं 7 गहन घाटियों में वापस आऊंगा तो मैं बुजुर्गों को इसकी सूचना दूंगा और उन्हें आपके अपराधों के लिए आपको दंडित करने के लिए कहूंगा। ओ जियोंग ने जब ये शब्द सुने तो वह भौंचक्का रह गया और उसकी आंखों में हत्या की नीयत चमक उठी। संप्रदाय के नियमों का उल्लंघन? क्या मैंने तुम्हें मार दिया है? क्या मैंने तुम्हें कोई हानि पहुंचाई है? मेरे पास नहीं है। क्या आप आगे बढ़ना नहीं चाहते? सपने देखते रहो। किन याओ, चूंकि तुमने ऐसा कहा है तो जब मैं इस घेरे को तोड़ूंगा तो मेरा पीछा मत करना, तुम किन शिंगक्सुआन के साथ रह सकते हो। जीथरगुट की लड़की क्रोध से कांप उठी। वह अन्य शिष्यों की ओर देखने लगी, लेकिन उसने पाया कि वे उसकी नजरों से बच रहे थे। जीवन मरण की स्थिति में वे सबसे पहले अपने बारे में सोचते थे। फिर भी दूसरों के भाग्य की चिंता कौन करेगा? उपस्थित सभी लोगों में से सबसे अधिक साधना करने वाला व्यक्ति ओ शियोंग था। ओ जियोंग के साथ उनके बचने की थोड़ी सी उम्मीद थी। उसके बिना वे निस्संदेह मर जाएंगे। ओ शियोंग ने किन शिंगक्सुआन को देखा और उसे एक सच्चा सार्वध्वनि संचरण भेजा, मुझे वास्तव में तुम्हारे लिए दुख हो रहा है। आप सुंदर और प्रतिभाशाली हैं, बस इसे व्यक्तिगत रूप से न लें। तुमने अपना रक्तसार खो दिया है। यदि आप यहाँ से भाग भी जाएं तो भी 1 महीना भी नहीं टिक पाएंगे। और आपके लिए तो बच निकलना संभव ही नहीं है। तो मेरे पास आपके लिए एक गोली है। ये रक्त जलाने वाली गोली है। यह आपके शरीर की समस्त क्षमताओं को उत्तेजित कर सकता है। एक बार जब आप इसे खा लेंगे और पीछे की ओर पहरा देंगे तो मैं गारंटी दे सकता हूं कि आपका किन परिवार सुरक्षित रहेगा। आपको पता होना चाहिए कि एल्डोयांग आपसे और लिन परिवार से निपटना चाहता है, वह किन परिवार की परवाह नहीं करता है। जैसे ही ओ जियोंग ने बात की, उसने किन जिंगजुआन को एक रक्तलाल गोली दी। जैसे ही जीथरगुट की लड़की ने ओ जियोंग को ये गोली किन जिंगजुआन को देते देखा, उसका चेहरा तुरंत उतर गया। रक्त जलाने वाली गोली। जूनियर प्रशिक्षु बहन किन, इसे मत लो, ये बस एक आत्मघाती गोली है। ओ जियोंग ने जीथरगुट की लड़की की ओर देखा और उपहास किया। उन्होंने एक सच्चे सार्वध्वनि संचरण के माध्यम से बोलना जारी रखा, जूनियर प्रशिक्षु बहन किन, मैं मार्शल आर्ट के प्रति अपने दिल की शपथ लेने को तैयार हूं। जब तक आप हमारे भागने पर पीछे से आ सकते हैं, मैं आपके परिवार की सुरक्षा की गारंटी दे सकता हूं। यद्यपि मेरा वादा बहुत मूल्यवान नहीं है, फिर भी यह एक शपथ है जो मैं करता हूं।
मैं कुछ लोगों के जीवन के लिए मार्शल आर्ट के प्रति अपने हृदय को क्षति नहीं पहुंचाऊंगा। और तो और, मुझे आपके किन परिवार से कोई दुश्मनी भी नहीं है। रक्तदानव द्वीप के ऊपर आसमान में लिन मिंग फायरशाइन की पीठ के ऊपर खड़ा था। उसके एक हाथ में सोल जेड स्लिप थी और दूसरे हाथ में पर्पल कॉमेट स्पीयर। वह वर्मिलियन बर्ड के ऊपर सीधा खड़ा था, उसके लंबे बाल हवा में बिखरे हुए थे, उसकी हत्या की मंशा पूरी तरह से उमड़ रही थी। लिन मिंग के अंदर फायरशाइन को उसकी हत्या की मंशा का आभास हो गया था। अग्नि की चमक ने कराह कर आवाज की और चारों ओर का सारा लाल कोहरा आग की लपटों से जलकर नष्ट हो गया। आत्मा जेड पर्ची से मिले संकेत के अनुसार वह पहले से ही किन जिंगक्सुआन के बहुत करीब था। लेकिन सोल जेड स्लिप केवल कुछ दर्जन मील के भीतर ही एक अस्पष्ट स्थान का पता लगा सकती थी। लिन मिंग को अभी भी उसे खुद ढूंढना था। इस समय लिन मिंग ने अपनी समझ को सीमा तक बढ़ा लिया था और अपने आसपास के क्षेत्र की सावधानीपूर्वक जांच कर रहा था। एक रक्त राक्षस की लाश। नीचे पहाड़ी घाटी में खून के कई गंदे तालाब थे। ये तब बचे थे जब एक रक्त दानव मर गया और पिघल गया। लेकिन इन खून के धब्बों को देखकर ऐसा लगता है कि उनकी हत्या हाल ही में की गई है। यहाँ तो युद्ध हुआ था। लिन मिंग ने फायरशाइन को धीमा कर दिया। वह फायरशाइन की पीठ पर खड़ा हो गया, अपने शरीर की सभी 6 इंद्रियों को बंद कर दिया और अलौकिक मार्शल इरादे की स्थिति में प्रवेश किया। अब पीछे केवल उसकी धारणा ही बची थी। ऐसा लग रहा था जैसे झील की लहरें सभी दिशाओं में फैल रही हों। उस घने रक्त कोहरे को उसकी धारणा ने भेद दिया था। वर्तमान में लिन मिंग ने अपनी मन की आंखों में जो कुछ भी देखा वह लगभग लाल रंग की दुनिया थी। उसने रक्त के कोहरे में छिपे रक्त राक्षसों को महसूस किया जो किसी पर घात लगाने की प्रतीक्षा कर रहे थे, और उसने गहरे लाल मिट्टी के भीतर दबी हड्डियों को भी महसूस किया। ये है युद्ध, लोग लड़ रहे हैं। लिन मिंग की आंखें खुल गईं और उसकी पुतलियों में बिजली चमक उठी। उसने महसूस किया कि दूरी पर मार्शल कलाकारों का एक समूह रक्त राक्षसों के साथ जीवन मृत्यु के लिए संघर्ष कर रहा था। फायरशाइन, जाओ! फायरशाइन ने तीखी चीख मारी और अपने पंख फैलाए। आसपास का लाल कोहरा तूफानी पंखों के साथ एक विशाल भंवर में बदल गया। 1, 2, 3, कुल मिलाकर 5। लिन मिंग की दुनिया के प्रति धारणा धीरे धीरे स्पष्ट होती जा रही थी। वहां कुल 5 लोग थे जो दर्जनों रक्त राक्षसों से लड़ रहे थे, और इन 5 व्यक्तियों में से सबसे मजबूत को छोड़कर बाकी सभी दुखद स्थिति में थे। नहीं, मैं गलत हूं। वहां सिर्फ 5 नहीं बल्कि 6 लोग हैं, लेकिन एक तो पहले ही मौत के कगार पर है। उनका असली सार उतार चढ़ाव बहुत कमजोर है। मुझे लगभग इसका एहसास ही नहीं हुआ। जैसे ही लिन मिंग को इस छठे व्यक्ति के अस्तित्व का एहसास हुआ, उसे दुख और हानि की एक अकथनीय भावना महसूस हुई। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके दिल में तलवार घोंपकर उसे घुमा दिया हो। जिंगक्सुआन, क्या वह तुम हो? लिन मिंग ने अपने होठों को तब तक काटा जब तक कि उसकी त्वचा फट नहीं गई और खून नहीं बहने लगा। फायरशाइन की गति के साथ इस दूरी को उड़ने में लगने वाला समय केवल कुछ सांसों का समय था, लेकिन लिन मिंग को यह समय 100 साल से भी अधिक लंबा लग रहा था। इस क्षण जब उस समूह में 6 जीवन थे, जीवन की एक आग अचानक बुझ गई। अब केवल 5 ही बचे थे। कुछ ही पल में किसी की मृत्यु हो गई। लिन मिंग की सांस छाती में अटक गई। वह कांप उठा जब उसने नीचे देखा और पाया कि सोल जेड स्लिप टूटी नहीं थी। लेकिन जिंगक्सुआन नहीं था। जिंगक्सुआन अभी भी जीवित था। जैसे ही यह विचार लिन मिंग के दिमाग में कौंध रहा था, उसने अचानक जेड स्लिप से भयावह काका का ध्वनि सुनी। सोल जेड स्लिप हिलने लगी और ऐसा लगा जैसे कोई भारी चीज उसे कुचल रही हो। जेड स्लिप के सबसे ऊपरी भाग पर एक पतली छोटी सी दरार दिखाई दी। उस पल लिन मिंग को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका दिल चीर दिया गया हो। उसकी आंखें खून से भर गईं और उसकी नज़र सोल जेड स्लिप पर पड़ी। वह छोटी सी दरार अंततः फैलना बंद हो गई। किनजिया का चेहरा अत्यंत दुख से भर गया। ये टूट रहा है, ये टूट रहा है। हालांकि यह अभी तक विभाजित नहीं हुआ है, लेकिन वे एक कदम बहुत देर से आए। एक बार जब जेड स्लिप थोड़ी सी भी टूट गई तो यह साबित हो गया कि किन शिंगक्सुआन के जीवन को भारी क्षति पहुंची थी जिससे वापसी संभव नहीं थी। अधिक से अधिक वह केवल 10 दिन ही जीवित रह पाएगी। लिन मिंग ने एक भी शब्द नहीं बोला, वह चुप रहा। लिन मिंग की चुप्पी के कारण आसपास का माहौल दमनकारी हो गया, जैसे वे चिपचिपे खून के तालाब में हों। इस अदृश्य दबाव ने किनजिया को भी भयभीत कर दिया, जिससे उसे डर का एहसास हुआ। वह बोलना चाहता था लेकिन पाया कि कहने को कुछ भी नहीं है। जूनियर प्रशिक्षु बहन किन। एक स्पष्ट चीख के साथ किन याओ ने अपने सितार पर जोर से प्रहार किया, जिससे नोटों की एक श्रृंखला निकली जो किन शिंगक्सुआन के पीछे फट गई और उसकी पीठ से चिपके हुए रक्त राक्षस को फेंक दिया और उसे नष्ट कर दिया। हालांकि जब उस रक्त दानव का नाश हुआ तो उसने किन शिंगक्सुआन के रक्तसार का आखिरी कण भी चूस लिया था। उसने खून जलाने वाली गोली खा ली थी, लेकिन सच्चाई ये थी कि किन शिंगक्सुआन का खून का सार बहुत पहले ही खत्म हो चुका था। इस समय सिर से पैर तक किन शिंगक्सुआन पर रंग का एक भी निशान नहीं था। उसके कपड़े फटे हुए थे, उसके होंठ कांप रहे थे और वह एक मरते हुए व्यक्ति की तरह थी जिसे बर्फीले तूफान में फेंक दिया गया हो और वह ठंड से मर रही हो। वह उस रक्त राक्षस को काट सकती थी जिसने उस पर हमला किया था, लेकिन किन शिंगक्सुआन में वास्तव में तलवार उठाने की भी ताकत नहीं बची थी।
वरिष्ठ प्रशिक्षु बहन किन याओ, मुझे छोड़ दो। किन शिंगक्सुआन की आंखें आंसुओं से भरी थीं। वह अपनी दोस्त किन याओ को अपने साथ नीचे नहीं खींचना चाहती थी। आधे साल पहले किन शिंगक्सुआन की मुलाकात किन याओ से हुई थी जब वह 7 गहन घाटियों में थी। उन दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती थी। किन याओ उससे 4 साल बड़ी थी। उसकी प्रतिभा औसत दर्जे की थी, लेकिन फिर भी वह जियानिटियन क्षेत्र तक पहुंचने की कोशिश करना चाहती थी। इस प्रकार उसने रक्त दानव द्वीप पर आने के लिए खतरे का जोखिम उठाया था। रक्त दानव द्वीप पर इस महीने के दौरान किन याओ एक बड़ी बहन की तरह थी जो लगातार किन शिंगक्सुआन की भलाई पर नजर रखती थी। अपनी प्रतिकूलताओं के माध्यम से वे एक दूसरे के और करीब आ गए थे। यदि किन याओ न होती तो किन शिंगक्सुआन बहुत पहले ही मर चुका होता। 1 महीने तक रक्त दानव द्वीप पर रहने के दौरान किन शिंगक्सुआन उलझन में थी। उसे पता ही नहीं था कि वह दिन रात किसके लिए लड़ रही थी। लिनमिंग की मृत्यु हो गई थी। उसका किन परिवार दूसरों के नियंत्रण में था और 7 गहन मार्शल हाउस के रूप में जानी जाने वाली विशाल शक्ति के दमन के तहत, यहां तक कि उसके दादा के साथ साथ उसके स्वामी मिस्टर मुई भी कुछ भी करने में असमर्थ थे। अब वह केवल यही कर सकती थी कि नए ताज पहने सम्राट उसके किन परिवार के खिलाफ झूठा आरोप लगाए और उसके सभी परिवार के सदस्यों के सिर जमीन पर लुढ़क जाएं। वह झुकना नहीं चाहती थी, इसलिए वह डटी रही, लड़ी, उसने यथासंभव विद्रोह किया। वह ऐसी दुखद नियति को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन उसने सोचा कि अगर वह दृढ़ रही और लंबे समय तक जीवित रही तो क्या होगा। वह ओयांग बोयान नामक अस्तित्व का विरोध नहीं कर सकती थी। वह इस तरह मरने को तैयार नहीं थी, लेकिन उसने जो कुछ भी किया उससे ओयांग बोयान को और भी मजा आया, उसे दर्द में तड़पते हुए देखकर। भ्रम, लाचारी, निराशा, उसके नाजुक दिमाग में उसके चारों ओर के अंतहीन रक्त राक्षस एक विशाल प्राचीन राक्षस में एकजुट हो गए, मानो वह उसकी आत्मा को निगलने के लिए तैयार हो। जूनियर प्रशिक्षु बहन किन, यहाँ आओ। किन याओ ने कई दर्जन नोट बजाए और किन शिंगक्सुआन पर आक्रमण करने वाले 5 या 6 रक्त राक्षसों को रोक दिया। लेकिन किन शिंगक्सुआन का असली सार समाप्त हो चुका था और उसके पास कोई रक्तसार नहीं बचा था। वह भागने के लिए कोई भी गतिशील तकनीक अपना नहीं सकी। उस संक्षिप्त क्षण में किन याओ और किन शिंगक्सुआन रक्त राक्षसों से घिर गए। वे दोनों ओ जियोनग और उसके समूह से पूरी तरह से अलग हो गए थे। ओ जियोनग ने उनकी ओर देखा, उसके होठों के कोनों पर एक राक्षसी मुस्कान उभर आई। जिथगुट, स्वॉर्डगुट, वे केवल इस तरह के धर्मी मूर्ख ही पैदा कर सकते हैं। किन याओ को अच्छी तरह पता है कि अगर वह यहीं रही तो मर जाएगी, फिर भी वह नहीं जाएगी। तो फिर उसे किन शिंगक्सुआन के साथ यहीं दफन किया जा सकता है। ये भी अच्छा है, रक्त राक्षसों के खाने के लिए ये दोनों ही काफी हैं। जहां तक ओ जियोन के 2 बबूल गुट के कनिष्ठ प्रशिक्षु भाइयों का सवाल है, जब उन्होंने किन शिंगक्सुआन और किन याओ को रक्त राक्षसों की भीड़ से घिरा हुआ देखा तो उनके चेहरे अफसोस से भरे हुए थे। उन्हें किन याओ और किन शिंगक्सुआन की मौत का अफसोस नहीं था, बल्कि उन्हें इस बात का अफसोस था कि इन स्वादिष्ट और लार टपकाने वाली सुंदरियों को रक्त राक्षसों द्वारा खराब कर दिया जाएगा, इससे पहले कि उन्हें उनका स्वाद चखने का मौका मिले। वे तीनों घेरे से बाहर निकलने के लिए हत्याएं करने लगे। जहां तक उस एरे गुट के शिष्य का प्रश्न है, उसे तो कुछ ही क्षण पहले रक्त राक्षसों ने चूस लिया था। एरे गुट के शिष्य की लड़ाकू शक्ति सबसे कमजोर थी। जब वह रक्त राक्षसों से घिरा हुआ था तो उसने सहायता के लिए पुकारा था, लेकिन ओ शियोंग और उसके 2 कनिष्ठ प्रशिक्षु भाइयों ने स्वाभाविक रूप से उसे बचाने की जहमत नहीं उठाई, कहीं ऐसा न हो कि वे भी नीचे घसीटे जाएं और उसके समान ही दयनीय भाग्य का सामना करें। वह क्या है? जैसे ही ओ जियोनग ने रक्त दानव को टुकड़ों में काट दिया, उसने अचानक ऊपर देखा और पाया कि आग का एक द्रव्यमान आश्चर्यजनक गति से तेजी से उनकी ओर आ रहा था। सिंदूर, सिंदूर पक्षी, ये दिव्य फीनिक्स द्वीप से कोई है। ओ जियोंग तुरंत बहुत खुश हो गया। वे बच गए। यहां तक कि ओ शियोंग को भी पूर्ण विश्वास नहीं था कि वह इस कड़े घेरे से बाहर निकल पाएगा। आखिरकार अभी भी 2 उच्च स्तरीय रक्त राक्षस थे जो उससे ज्यादा कमजोर नहीं थे। यहाँ आसपास ओ जियोंग ने बेतहाशा चिल्लाना शुरू कर दिया। उसे डर था कि यह व्यक्ति उन्हें देख या सुन नहीं लेगा। उसने अपने आप से वादा किया कि यहाँ से जीवित बच निकलने के बाद वह कभी भी रक्त दानव द्वीप पर वापस नहीं आएगा। वह सोने के लिए अपनी 7 या 8 रखेलों को गले लगाता था। शियाटियन राज्य को नरक में भेज दो। ओ जियोंग ने अपनी तलवार लहराकर सिंदूरी पक्षी को संकेत दिया। सिंदूरी पक्षी सचमुच उसकी दिशा में उड़ रहा था, लेकिन ये धीमा नहीं हो रहा था। जैसे ही उसने अपनी आंखों में भयानक गति से सिंदूरी पक्षी को फैलते देखा, ओ जियोनग भयभीत हो गया। एक आकृति वर्मिलियन पक्षी से नीचे कूद गई। टकराना, आग की लपटें लहर की तरह फूट पड़ी। लिनमिंग का भाला बाहर निकल गया। 20 से अधिक रक्त राक्षस सीधे राख में बदल गए। यहां तक कि 2 उच्च स्तरीय रक्त राक्षस जो एक हाउटियन क्षेत्र के मार्शल कलाकार के बराबर थे, तुरंत मारे गए। ओ शियोंग और उसके 2 कनिष्ठ प्रशिक्षु भाई पीछे की ओर उड़ गए। वे मरे हुए कुत्तों की तरह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े। ओ जियोंग की आंखें चौड़ी हो गईं। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि क्या हो रहा है। यह एक भाला था, केवल एक भाला, और फिर भी 2 उच्च स्तरीय रक्त राक्षस और 20 से अधिक रक्त राक्षस तुरंत मारे गए। कौन? आखिर यह कौन था? जैसे ही भयानक विस्फोटक आघात लहर उन पर छाई, किन याओ भयभीत हो गया। हालांकि वह रक्त राक्षसों से घिरी हुई थी और उसे पता नहीं था कि क्या हुआ था।
वह रुक गई थी, लेकिन देरी के उस क्षण में एक रक्त राक्षस उसकी ओर कूद पड़ा और दो अन्य रक्त राक्षस भी किन शिंगक्सुआन की ओर कूद पड़े। किन याओ ने अपने दांत पीस लिए और उसके हाथ में मौजूद सिक्का नोटों से भर गया, लेकिन उसने बहुत अधिक मात्रा में सच्चा सार ग्रहण कर लिया था। यद्यपि ये नोट उसके सितार से फट गए, फिर भी वह 3 रक्त राक्षसों से बचने में असमर्थ रही। जूनियर प्रशिक्षु बहन किन, सावधान रहो, किन याओ जोर से चिल्लाया। लिनमिंग की आंखें बिजली की तरह चमक रही थीं। वह 200 फीट दूर से भी स्थिति को स्पष्ट रूप से जानने में सक्षम था, लेकिन उस क्षण ये 200 फीट की दूरी अनंत काल की तरह लग रही थी। 200 फीट की दूरी, लेकिन समय केवल एक पल। लिनमिंग की आंखों से एक क्रूर और बेहद क्रूर रोशनी निकल रही थी। उसकी हड्डियों के भीतर से टेम्परिंग मैरो की शक्ति फूट पड़ी। विधर्मी ईश्वर बल खुला। उसकी सारी शक्ति अपनी सीमा तक प्रयोग हो चुकी थी। मरना, टकराना। लिनमिंग के पैरों के नीचे की चट्टानें अचानक फट गईं, टूटे हुए पत्थर दर्जनों फीट हवा में उड़ गए। लिनमिंग बिजली की तरह आगे बढ़ा, हाथ में बैंगनी धूमकेतु भाला लिए। वह वज्र के अवतार की तरह लग रहा था। लिनमिंग के कंकाल से उसके पूरे शरीर में चटचटाहट की आवाजें निकलने लगीं। उसकी गहराइयों से एक शानदार ड्रैगन की दहाड़ निकली, जो सीधे आकाश में जा गिरी। दिव्य दानव थंडर आत्मा। बैंगनी बार ड्रैगन दिव्य थंडर राक्षसों और भूतों के खिलाफ अंतिम दमनकारी शक्ति थी। लेकिन रक्त शमन करने वाला दानव थंडर इसके ठीक विपरीत था। यह उनकी शक्ति को अवशोषित कर सकता था। चाहे वह कोई भी हो, वे दोनों ही रक्त राक्षसों के पूर्ण शत्रु थे। लिनमिंग के शरीर के भीतर विधर्मी देव बीज खुशी से चीखने लगा। लिनमिंग का शरीर पूरी तरह से नीले ड्रैगन के भूत से ढका हुआ था। दिव्य दानव थंडर आत्मा बैंगनी धूमकेतु भाले में विलीन हो गई। गड़गड़ाहट की शक्ति बाहर निकल आई। भयावह बैंगनी और लाल दोहरे रंग की बिजली ने बिजली का एक विशाल जाल बनाया जो नीचे गिर गया। टकराना। किन शिंगक्सुआन और किन याओ को घेरने वाले सभी रक्त राक्षस तुरंत और पूरी तरह से नष्ट हो गए। जब कोई सामान्य मार्शल कलाकार किसी रक्त राक्षस को मारता था, तो रक्त राक्षस जमीन पर खून का एक पोखर बन जाता था। लेकिन जब लिनमिंग के हाथ ने उन्हें तुरंत मार डाला, तो रक्त राक्षस वास्तव में राख में बदल गए थे। खून की एक भी बूंद नहीं बची थी। किन याओ पूरी तरह से स्तब्ध रह गया। वह असहाय होकर देखती रही कि उसके चारों ओर मौजूद रक्त राक्षसों की भीड़ तुरंत ही तैरती हुई राख में बदल गई तथा एक क्षण में ही नष्ट हो गई, जबकि वह कोई प्रतिरोध भी नहीं कर पाए। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह कोई सपना देख रही हो। अभी अभी क्या हो रहा था? हालांकि किन शिंगक्सुआन उसी स्थान पर खड़ी रही। उसका शरीर लिनमिंग को घूरते हुए हिल रहा था। उसके चेहरे पर कोई रंग नहीं था। धीरे धीरे उसकी धुंधली आंखें विभिन्न प्रकार की भावनाओं से भरने लगीं। आनंद, स्नेह, खुशी, संतोष, कोई पछतावा नहीं। उसके होठ अजीब तरह से मुड़ गए। वह मुस्कुराना चाहती थी, लेकिन वह ऐसा करने में असफल रही। फिर वह गिरने लगी, देर से शरद ऋतु की ठंड में एक टूटी हुई तितली की तरह। एक पल में लिनमिंग किन शिंगक्सुआन के पास आ गया और गिरने से पहले उसकी कमर पकड़ ली। इस समय किन शिंगक्सुआन का शरीर हृदय विदारक रूप से कमजोर हो गया था। वह तैरते हुए रेशम की तरह हल्की थी और उसमें वजन का कोई एहसास नहीं था। जैसे ही लिनमिंग ने किन शिंगक्सुआन की दयनीय उपस्थिति को देखा, उसके दिल में एक तेज दर्द महसूस हुआ, मानो उसकी छाती फटने वाली हो। पास ही किन याओ एक मूर्ति की तरह स्थिर खड़ा था। उसने उस युवक की ओर देखा जो किन शिंगक्सुआन को पकड़े हुए था, और वह पूरी तरह से चकित रह गई। तुम हो? किन याओ के दिमाग में एक नाम गूंज उठा, लेकिन वह इस पर कैसे विश्वास कर सकती थी? इस समय ओज योनक के चेहरे पर एक आकर्षक और मिलनसार मुस्कान थी जब वह दौड़कर आया। ओज योनक के दिल में बड़ी इच्छाएं थीं। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह इस तरह के विशेषज्ञ से मिलेगा। यदि वह इस विशेषज्ञ के साथ अच्छे संबंध बना सके तो उसे बहुत लाभ मिल सकता है। ये सोचते हुए ओज योनक की मुस्कान और भी चमकदार और उज्ज्वल हो गई। वरिष्ठ, हमारी जान बचाने की कृपा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे आश्चर्य है कि सीनियर का महान नाम क्या है। जब ओज योनक यहाँ बोल रहा था, तो उसके बाकी शब्द उसके गले में अटक गए। वह उस मुर्गे की तरह था जिसका गला किसी कसाई ने पकड़ लिया हो। कुछ समय के लिए ओज योनक के चेहरे पर निराशा और डर बारी बारी से दिखाई दिया। उसके होंठ पीले पड़ गए, उंगलियां कांपने लगीं और शरीर से ठंडा पसीना बहने लगा। लिनमिंग, वह जीवित था। वह न केवल जीवित था, बल्कि उसकी साधना भी इतनी भयावह स्तर तक पहुंच गई थी। बबूल गुट के अन्य 2 शिष्य भी रुक गए। 7 गहन घाटियों के शिष्यों के रूप में ऐसा कोई नहीं था जो लिनमिंग की किंवदंती को नहीं जानता था। उन्हें जो पता था उसके अनुसार लिनमिंग का किन शिंगक्सुआन के साथ बहुत खास रिश्ता था। जैसे ही दोनों को याद आया कि कुछ क्षण पहले क्या हुआ था, उनके पैर कांपने लगे। लिनमिंग ने ओज योनक और अन्य 2 की ओर देखा तक नहीं। उन्होंने किन शिंगक्सुआन को सहारा देने के लिए उसकी पीठ पर हाथ रखा और लगातार उसके शरीर में सच्चा सार भरते रहे। उसने अपनी स्थानिक अंगूठी से एक जीवन रक्षक गोली निकाली और उसे धीरे से किन शिंगक्सुआन के होठों के बीच रख दिया। किन शिंगक्सुआन ने हल्की सी आह भरी और उसके चेहरे पर एक असामान्य गुलाबी रंग चमक उठा। वह अपना हाथ उठाकर लिनमिंग के चेहरे की रूपरेखा को देखना चाहती थी, लेकिन उसके जैसे किसी व्यक्ति के लिए जिसमें बोलने की भी ताकत नहीं बची थी, यह एक सपने के अलावा और कुछ नहीं था।
उसके पीले होंठ हिल रहे थे, लेकिन किन शिंगशुआन कोई शब्द या ध्वनि नहीं बना पा रही थी। वह केवल इतना महसूस कर पा रही थी कि जीवन तेजी से उसके टूटे हुए शरीर को छोड़ रहा है। मैं तुम्हें संभाल लूंगा, हिलना मत, तुम ठीक हो जाओगे। बस लेट जाओ और आराम करो। लिनमिंग के शब्द किन जिंगक्सुआन के कानों में गूंजे। किन शिंगक्सुआन को केवल अपनी नाक में हल्की जलन महसूस हुई और उसकी आंखों के कोनों से चुपचाप आंसू गिरने लगे। इस समय वह पूरी तरह संतुष्ट थी। लिनमिंग द्वारा उसके ठंडे शरीर को पकड़ने का यह एहसास बहुत गर्म था और वह उसकी बाहों में आराम महसूस कर रही थी। वह जानती थी कि वह कुछ नहीं बल्कि एक तेल का दीपक है जो सूख चुका है, लेकिन वह लिनमिंग की बाहों में मर सकती थी। और जब वह मौत के दरवाजे पर खड़ी थी, उसे पता चला कि लिनमिंग अभी भी जीवित है। ये जीवन उसके लिए शांतिपूर्वक गुजारने के लिए पर्याप्त था। लिनमिंग के यहाँ आने से उसके दादा सुरक्षित रहेंगे और उसके किन परिवार को और अधिक कष्ट नहीं उठाना पड़ेगा। उसके होठों के कोने मुड़ गए, जिससे एक हल्की मधुर मुस्कान प्रकट हुई। जीवन के अंत में एक महिला की सुंदरता केवल एक पल तक ही रहती है। लिनमिंग ने ध्यान से किन जिंगक्सुआन को जमीन पर लिटाया। किन जिया ने आह भरी, उसके चेहरे पर उदासी का भाव था। उसने अपना सिर हिलाया और कहा, मिस किन का सारा रक्तसार समाप्त हो गया है। इससे उबरना बहुत कठिन है। मुझे उससे डर लगता है। किन याओ भी दुखी था। अगर लिनमिंग थोड़ा पहले आ जाता, भले ही एक दिन पहले, तो वह किन जिंगक्सुआन को बचा सकता था। लेकिन अब ऐसा लगता है कि वह असहाय होकर केवल देख सकता था कि वह उसकी बाहों में मर गई। लिनमिंग ने कुछ नहीं कहा। ऐसा लग रहा था जैसे उसने किन जिया की बातें भी नहीं सुनी थीं। उसने अपनी स्थानिक अंगूठी से एक छोटा लाल जार निकाला। इस जार के अंदर बिल्कुल वही सिंदूर रक्तसार था जो म्यू फैंगक्सियन ने उसे दिया था। 22 बूंदों में से लिनमिंग ने 12 का उपयोग कर लिया था। उसने अंतिम 10 बूंदें किन जिंगक्सुआन के लिए छोड़ने की योजना बनाई थी, लेकिन उसके पास ऐसा करने के लिए दिव्य फीनिक्स द्वीप पर पर्याप्त अधिकार नहीं थे। यह उसके बस की बात नहीं थी कि वह जब चाहे दिव्य फीनिक्स द्वीप के वर्मिलियन पक्षी के रक्तसार को दूसरों तक पहुंचा दे। लेकिन अब परिस्थितियां बदल चुकी थीं। लिनमिंग ने वर्मिलियन बर्ड फॉरबिडन डिवाइन क्रॉनिकल साधना विधि मैनुअल की पहली 8 परतें प्राप्त की थीं। कुछ वर्मिलियन बर्ड रक्तसार देने की बात तो दूर, यहां तक कि अगर वह फायरशाइन देना भी चाहता, तो म्यू युहुआन के पास कहने के लिए कुछ नहीं होता। लिनमिंग ने सावधानी से वर्मिलियन बर्ड रक्तसार की एक बूंद ली और एक विशेष जैद चम्मच का उपयोग करके इसे किन जिंगक्सुआन की बाहों के बीच ध्यानपूर्वक और धीरे से रखा। उनकी अभिव्यक्ति सर्वोच्च एकाग्रता वाली थी। उसकी आंखों में तो बस वर्मिलियन बर्ड के रक्तसार की एक बूंद थी। ओ जियोनग और उसके 2 जूनियर एक दूसरे को देखने लगे। उन्होंने एक दूसरे की आंखों में गहरा भय देखा और अनजाने में ही धीरे धीरे पीछे हटने लगे। लेकिन ये कार्रवाई किन याओ ने देख ली। वह गुस्से से चिल्लाई, तुम तीनों बदमाश भागना चाहते हो। यदि आप तीनों ने जूनियर प्रशिक्षु बहन किन को रक्त जलाने वाली गोली नहीं दी होती और उसे पीछे की ओर की रक्षा करने का आदेश नहीं दिया होता, तो वह इतनी दयनीय स्थिति में कैसे पहुंचती। किन याओ की आवाज़ तेज और स्पष्ट थी। जैसे ही लिनमिंग ने ये शब्द सुने, उसी क्षण उसके हाथ कांप उठे और उसकी मुट्ठी में रखा जैद चम्मच लगभग टूट गया। हालांकि अंततः उन्होंने खुद को शांत कर लिया। उन्होंने सावधानीपूर्वक किन शिंगक्सुआन पर वर्मिलियन बर्ड रक्तसार की दूसरी बूंद डाली। इस समय भले ही लिनमिंग के सामने भूकंप या सुनामी आ जाए, वह बिल्कुल भी विचलित नहीं होगा। इसके बाद एक अदृश्य हत्या की मंशा ने वातावरण को भर दिया, जिससे क्षेत्र में मौजूद हर कोई दब गया। ओ जियोनग के दोनों पैर जेली की तरह कमजोर हो गए और उसका पूरा शरीर ठंडे पसीने से तरबतर हो गया। वह तुरंत पीछे मुड़कर भाग जाना चाहता था, लेकिन उसमें ऐसा करने का साहस नहीं था। अगर वह भाग गया तो मर जाएगा, अगर वह रुका तो मर जाएगा। चाहे उसने कुछ भी किया हो या कोई भी रास्ता अपनाया हो, उसने पहले से ही अपने दुखद अंत का पूर्वानुमान लगा लिया था। अब उसका हृदय केवल बुझते अंगारों की तरह बुझ सकता था। अल्पविराम 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 अल्पविराम। लिनमिंग अतुलनीय रूप से केंद्रित था। उसने एक बूंद डाली, फिर दूसरी। किन जिया और किन याओ के अनुभव में रक्तसार को किसी अन्य में प्रत्यारोपित नहीं किया जा सकता था। हालांकि दिव्य फीनिक्स द्वीप में वास्तव में एक गुप्त तकनीक थी जो वर्मिलियन पक्षी के रक्तसार को प्रत्यारोपित करने में सक्षम थी। यदि किसी व्यक्ति के भीतर वर्मिलियन बर्ड रक्त की थोड़ी मात्रा है, तो जब तक कि उनके शरीर में वर्मिलियन बर्ड रक्तसार की 1 या 2 बूंदें प्रत्यारोपित की जाती हैं, तो यह उनके लिए वर्मिलियन बर्ड फॉरबिडन डिवाइन क्रॉनिकल साधना पद्धति के मुख्य भागों का अभ्यास करने के लिए पर्याप्त होगा। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि वर्मिलियन बर्ड रक्तसार की 2 बूंदें दिव्य फीनिक्स द्वीप के लिए एक नए रिवॉल्विंग कोर मास्टर को जन्म देने के लिए पर्याप्त थीं। जहां तक वर्मिलियन पक्षी के रक्तसार की कुछ बूंदों का सवाल है, तो वह दिव्य फीनिक्स द्वीप के उच्चतम स्तर पर विवाद पैदा करने के लिए पर्याप्त थी। इस प्रकार ये देखा जा सकता है कि वर्मिलियन बर्ड का रक्तसार वास्तव में कितना कीमती था। बिना किसी संकोच के लिनमिंग ने किन जिंगक्सुआन के कई महत्वपूर्ण एक्यूपॉइंट्स पर वर्मिलियन बर्ड रक्तसार की सभी 10 बूंदें डाल दीं। सिंदूर पक्षी रक्तसार में बहुत हल्के गुण थे। जैसे ही ये त्वचा के संपर्क में आता, हल्की खुजली महसूस होती, मानो उनके शरीर का सारा रक्त उनके माथे के बीच एक स्थान पर जमा हो रहा हो और क्रिस्टल में संघनित हो रहा हो। जब लिनमिंग ने वर्मिलियन बर्ड के रक्तसार को अपने अंदर प्रत्यारोपित किया, तो उसे किसी भी प्रकार का दर्द या जलन महसूस नहीं हुई। इसके बजाय उसे केवल अतुलनीय आराम महसूस हुआ, मानो वह किसी अमर के महल में आराम कर रहा हो और बढ़िया शराब पी रहा हो।
इसलिए हालांकि किन शिंगक्सुआन इस समय अतुलनीय रूप से नाजुक स्थिति में थी, लेकिन इस बात की कोई चिंता नहीं थी कि वह वर्मिलियन बर्ड रक्तसार के प्रभावों का सामना नहीं कर पाएगी। जैसे ही सिंदूर पक्षी के रक्त का सार किन शिंगक्सुआन की त्वचा में समा गया, उसका चेहरा अंततः रंगीन और गुलाबी रंग में लौट आया। किनजिया ने इस पूरी प्रक्रिया को बगल से देखा। अंत में जब उसने देखा कि किन शिंगक्सुआन का रंग फिर से चमक उठा है और खून बह रहा है, तो वह हैरान रह गया। आपने क्या किया? वह लाल तरल क्या है? क्या वास्तव में दुनिया में कोई चमत्कारिक दवा मौजूद है जो रक्तसार को बहाल कर सकती है? लिनमिंग ने रक्तसार की आखिरी बूंद डालने के बाद राहत की गहरी सांस ली। चमत्कारी दवा, सिंदूर पक्षी रक्तसार, इस पर विचार किया जा सकता है। अभी अभी उन्होंने शुरुआती पल्स कंडेंसेशन अवधि किन शिंगक्सुआन के जीवन के बदले में 5 सर्वशक्तिमान रिवॉल्विंग कोर मास्टर्स बनाने के लिए पर्याप्त वर्मिलियन बर्ड रक्तसार का उपयोग किया था। इस तरह का शानदार और अनुपातहीन आदान प्रदान किन शिंगक्सुआन के भीतर रक्तसार को बहाल करने के लिए था। यह इतनी बड़ी कीमत थी कि 7 गहन घाटियों की कुल संचित संपत्ति भी इसकी बराबरी नहीं कर सकती थी। जैसे ही वर्मिलियन बर्ड के रक्तसार ने चुपचाप किन शिंगक्सुआन के शरीर को बपतिस्मा दिया, उसकी आंखें कसकर बंद हो गईं। कभी उसकी भौहों के बीच से धुआं निकलता, तो कभी वह घूम जाती। समय समय पर वह प्रसन्नतापूर्वक मुस्कुराती, मानो वह कोई सुखद और अद्भुत स्वप्न देख रही हो। लिनमिंग चुपचाप किन शिंगक्सुआन के पास इंतजार कर रहा था। वह उसके धीरे धीरे शांत होने और उसकी सांस सामान्य होने का इंतजार करने लगा। अंततः ऐसा लगा जैसे वह सो रही हो। इस समय लिनमिंग अंततः खड़ा हुआ। उसके होठों पर एक जानकार और प्रेमपूर्ण मुस्कान थी, लेकिन यह मुस्कान केवल क्षण भर के लिए ही रही। अचानक बिना किसी संकेत के वह मुस्कान पूरी तरह ठंडी हो गई। उसने अपना सिर घुमाया और उसकी दृष्टि ओजियोनग और उसके 2 कनिष्ठों पर पड़ी, जैसे किसी मृत्यु देवता की आंखें उन पर टिकी हों। जिस समयावधि में लिनमिंग ने किन शिंगक्सुआन का इलाज किया था, वह समय केवल कुछ दर्जन सांसों का था, लेकिन ओजियोन और उसके समूह के लिए समय की वे कुछ दर्जन सांसें 10 वर्षों से अलग नहीं थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वे मुकदमे का सामना कर रहे कैदी हों, और यद्यपि वे अत्यंत भयभीत थे, फिर भी वे केवल न्याय की प्रतीक्षा कर सकते थे। मिस्टर लिन, मैं जैसे ही लिनमिंग की नज़र ओजियोंग पर पड़ी, उसकी अतिशय हत्या की मंशा ने उसे भी घेर लिया। ओजियोनग के पैर जेली की तरह थे और वह घुटनों के बल गिर गया। जहां तक बबूल गुट के अन्य 2 शिष्यों का प्रश्न है, उनकी स्थिति और भी बदतर थी। उनके पैर कांपने लगे, उनकी उंगलियां कांपने लगीं और वे कांपना बंद नहीं कर सके। इसके लिए उन्हें दोषी नहीं ठहराया जा सकता। लिनमिंग की आभा वर्तमान में बहुत भयानक थी। जब वह मध्य हाउटियन शिष्य जो कोकोनट स्टार द्वीप पर किंजिया की निगरानी कर रहा था, उसकी नज़र लिनमिंग से मिली, तो उसने वहीं पर खून थूक दिया। 1 वर्ष तक दिव्य फीनिक्स रहस्यवादी क्षेत्र का अनुभव करने के बाद लिनमिंग ने अनगिनत लड़ाइयां लड़ी और असंख्य दुश्मनों का वध किया। उसके शरीर से रिसने वाली हत्या की मंशा उस स्तर तक पहुंच गई थी जहां वह पहले से ही वास्तविकता में प्रकट हो सकती थी। मिस्टर लिन, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, कृपया। मैं ओयांग बोयान के खिलाफ गवाही देने में आपकी मदद करूंगा। मुझे पता है उसने सब कुछ कैसे व्यवस्थित किया। मैं सब जानता हूं। ओजियोंग ने दया की भीख मांगते हुए पूरी ताकत लगा दी। लेकिन लिनमिंग केवल एक क्रूर जानवर की तरह मुस्कुराया। ओयांग बोयान के खिलाफ गवाही देने में मेरी मदद करो। हाँ, अगर मिस्टर लिन को मुझ पर विश्वास नहीं है, तो आप मेरे शरीर के भीतर एक मुहर लगा सकते हैं। ओजियोंग एक ऐसा व्यक्ति था जो मौत से डरता था। जीने के लिए वह कुछ भी करने को तैयार था। मुझे ओयांग बोयान के खिलाफ गवाही देने की जरूरत नहीं है, मैं केवल ओयांग बोयान को मारना चाहता हूं। लिनमिंग की आवाज ठंडी और दबंग ऊर्जा से भरी थी। इस समय वह एक राजा की तरह था जिसके हाथ में जीवन और मृत्यु थी। ओयांग बोयान के खिलाफ गवाही, वह था ओयांग बोयान को हराने के लिए 7 गहन घाटियों के नियमों को एक हथियार के रूप में उपयोग करना। लेकिन अगर लिनमिंग में ताकत होती, तो लिनमिंग नियम होता। उसे किसी भी बात के लिए गवाही देने की क्या जरूरत है? अब तुम मर सकते हो। लिनमिंग को यह नुकसान झेलने के बाद वह अपने पीछे कोई और दुश्मन नहीं छोड़ना चाहता था। भले ही वह कोई साधारण व्यक्ति ही क्यों ना हो जो आदेशों का पालन कर रहा हो, फिर भी वह पीछे छूट गया एक छिपा हुआ सर्प ही था। भविष्य में किसी दिन ये सांप उसे डसने के लिए वापस आ सकता है। लिनमिंग ने अपनी उंगलियां फड़काईं और बिजली की 3 लाल किरणें निकलीं, जो ओजियोंग और उसके 2 छोटे भाइयों की ओर चलीं। ओजियोंग का रंग पूरी तरह बदल गया और वह भागने के लिए मुड़ा। अन्य 2 भी चिल्लाने लगे और भागने के लिए अलग अलग दिशाएं चुन लीं। हालांकि बिजली की वे लाल लाल चमकें उनका पीछा करती रहीं। एक क्षण में ही वे वहां पहुंच गए। केवल ची 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 की आवाज हुई, क्योंकि बिजली की वे लाल लाल किरणें उन तीनों से जोंक की तरह चिपक गईं और निर्दयतापूर्वक उनके रक्तसार को पीना शुरू कर दिया। दोनों जूनियर्स जोर से चीखने लगे। हालांकि उनके द्वारा किए गए संघर्ष के बावजूद ये सब निरर्थक था। उनके शरीर तेजी से मुरझाने लगे और कई सांसों के बाद वे सूखी मम्मियों में बदल गए। ओजियोनग कुछ और सांसों तक टिकने में सक्षम था। रक्त शमन करने वाले दानव थंडर ने उसकी जांघ को छेद दिया और उसकी जांघ तेजी से सूखने लगी। ओजियोनग ने हताश होकर चिल्लाया और फिर अपनी तलवार से उसकी जांघ काट दी। लेकिन इस समय रक्त बुझाने वाला दानव थंडर एक सांप की तरह था, क्योंकि वह ओजियोनग के दूसरे पैर पर लिपटा हुआ था।
आह! ओ जियोन की दोनों आंखें खून से भर गईं। उसने एक बार फिर अपनी तलवार से काट डाला। अनिच्छा, दर्द, निराशा। ओ जियोन का चेहरा पहले से ही पूरी तरह से विकृत हो चुका था। उसने अपना चेहरा पकड़ लिया और चाहा कि वह अपनी त्वचा नोच ले। किन याओ दूर से देखकर भयभीत हो गई। उस पल उसे अचानक ऐसा महसूस हुआ जैसे लिन मिंग खुद एक राक्षस था। ओ जियोन की मृत्यु हो गई और मरने से पहले भी उसे एक दर्दनाक संघर्ष से गुजरना पड़ा। क्योंकि उसकी साधना उच्च थी, रक्त शमन करने वाला दानव थंडर उसे तुरंत मारने में सक्षम नहीं था। लेकिन इसका मतलब केवल यह था कि उसे और अधिक पीड़ा सहनी पड़ी और अंत में उसके पास केवल एक सूखी लाश बची। रक्त शमन करने वाले दानव थंडर के 3 चाप चीखते हुए लिन मिंग के हाथ की ओर वापस उड़े और रक्त शमन करने वाले दानव थंडर की थंडर आत्मा में एकीकृत हो गए। किन याओ ने निगल लिया। हत्या का ऐसा तरीका अत्यंत भयानक था, यहाँ तक कि उसे देखकर उसकी रूह कांप उठी। ये बिल्कुल भी सही रास्ता नहीं था। लिन मिंग ने पलटकर उसकी ओर देखा। किन याओ उछल पड़े। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, उसके हाथ पसीने से भीग गए। धन्यवाद, लिन मिंग ने कहा। लिन मिंग ने वह क्षण देखा था जब किन याओ ने किन जिंगक्सुआन को बचाया था। उसने कल्पना की कि किन याओ ने कई बार किन शिंगक्सुआन की देखभाल की होगी। अन्यथा उसकी वर्तमान स्थिति को देखते हुए यह असंभव था कि वह तब तक जीवित रहती जब तक कि वह उसे बचाने के लिए नहीं आ जाता। यह आपके लिए है। लिन मिंग ने अपनी स्थानिक अंगूठी से गोलियों की 2 बोतलें निकालीं। जब लिन मिंग ने दक्षिण सागर दानव क्षेत्र के संत पुत्र लेई मुबाई से स्थानिक अंगूठी ली थी, तो महान उजाड़ रक्त परशु प्रतिकृति और प्राचीन शैतान टॉम खेती विधि जेड पर्ची के अलावा कई विभिन्न कीमती और दुर्लभ गोलियां और खजाने भी थे। कुछ गोलियां तो स्वर्ग खोलने वाली गोली से भी अधिक मूल्यवान थीं। लिन मिंग कंजूस नहीं था। उसने ओरिजिन बैलेंसिंग पिल्स की एक बोतल और अर्थ स्पिरिट पिल्स की एक बोतल निकाली थी। ये गोलियां चमत्कारिक इलाज थी जिनका उपयोग क्रमशः जियानेटियन क्षेत्र और हावाइयन क्षेत्र के मार्शल कलाकारों द्वारा किया जाता था। ये दोनों गोलियां व्यक्ति की साधना को स्थिर करने में सक्षम थीं तथा उसके शरीर में सच्चे सार का निर्माण और परिशोधन कर सकती थीं। अपनी ऊर्जा को मजबूत करने की यह तथाकथित प्रक्रिया वास्तव में एक अधिक ठोस और स्थिर आधार का निर्माण कर रही थी। लिन मिंग की नींव पहले से ही स्थिरता की सीमा पर थी जब वह टूट गया था। इसलिए गोलियों की ये 2 बोतलें उसके लिए अपेक्षाकृत बेकार थीं। जो गोलियां किसी की नींव को स्थिर कर सकती हैं, वे उन गोलियों से कहीं अधिक मूल्यवान हैं जो किसी की नींव को बढ़ा सकती हैं। प्रत्येक 2 पृथ्वी आत्मा गोलियां एक स्वर्ग खोलने वाली गोली के बराबर थीं, और जहां तक मूल संतुलन गोली का प्रश्न है, प्रत्येक गोली स्वर्ग खोलने वाली गोली से कहीं अधिक मूल्यवान थी। एक ही सांस में लिन मिंग ने 8 पृथ्वी आत्मा गोलियां और 3 मूल संतुलन गोलियां दे दीं। किन याओ ने गोली की बोतलें ले लीं। उनसे आती खुशबू को सूंघने के बाद वह पूरी तरह दंग रह गई। ये हैं पृथ्वी आत्मा गोलियां। किन याओ के लिए पृथ्वी आत्मा की गोलियां केवल किंवदंतियों में पाई जाने वाली गोलियां थीं। 7 गहन घाटियों के भीतर केवल एक गुट के मुख्य शिष्य जैसे जियांग बाओयुन, किन वुक्सिन या उस जैसे अन्य पात्र ही अपनी साधना ऊर्जा को ठोस बनाने के लिए प्रारंभिक हाउटियन क्षेत्र में पहुंचने के बाद 1 या 2 पृथ्वी आत्मा गोलियां प्राप्त कर सकते थे। लेकिन लिन मिंग ने उसे उनमें से 8 सौंप दिए थे। प्रत्येक 2 पृथ्वी आत्मा गोलियां एक स्वर्ग खोलने वाली गोली के बराबर थीं। 7 गहन घाटियों की एक मार्शल कलाकार के लिए यह एक बहुत महंगी गोली थी जो किसी को भी अचंभित कर देगी, वह इन्हें कैसे खा सकती थी। चूंकि उसके पास पृथ्वी आत्मा की गोलियां थीं, इसलिए वह उन्हें स्वर्ग खोलने वाली गोलियों के साथ बदल सकती थी। यद्यपि पृथ्वी आत्मा गोलियों का बहुत अच्छा प्रभाव था, लेकिन समय के साथ संचित प्रयास के माध्यम से एक समान प्रभाव प्राप्त किया जा सकता था। लेकिन स्वर्ग खोलने वाली गोली अलग थी। स्वर्ग खोलने वाली गोली के बिना चाहे कोई कितना भी मेहनती क्यों न हो, जियानेटियन क्षेत्र में कदम रखना असंभव होगा। इसलिए 7 गहन घाटियों के एक शिष्य के लिए एक पृथ्वी आत्मा की गोली ठीक उसी तरह थी जैसे एक गरीब आदमी के लिए स्वादिष्ट और मूल्यवान क्रूर जानवर का मांस था। एक गरीब आदमी तो भाप से पकाए गए बंस भी नहीं खा सकता, फिर वह कीमती खतरनाक जानवर का मांस क्यों खाएगा। वे इसे चावल और आटे के कई बैगों के बदले में भी बेच सकते हैं, यह इसका बेहतर उपयोग होगा। किन याओ को समझ नहीं आया कि क्या कहे। वह जानती थी कि पृथ्वी आत्मा गोली क्या होती है, लेकिन उसने पहले कभी मूल संतुलन गोली नहीं देखी थी। फिर भी उत्पत्ति संतुलन गोली के भीतर संघनित समृद्ध स्वर्ग और पृथ्वी मूल ऊर्जा को देखकर उसने अनुमान लगाया कि यह कीमती गोली पृथ्वी आत्मा गोली से भी अधिक मूल्यवान थी। सच तो यह है कि 1 या 2 स्वर्ग खोलने वाली गोलियां उसके लिए पर्याप्त थीं। रक्त दानव द्वीप पर आने के लिए उसने अपने जीवन को जोखिम में डाला था, जिसका कारण स्वर्ग खोलने वाली गोलियों के बदले व्यापार करने के लिए पर्याप्त मात्रा में मध्यम श्रेणी के सच्चे सार पत्थर प्राप्त करना था। जहां तक इन पृथ्वी आत्मा गोलियों का प्रश्न है, वे पूरी तरह से शानदार खजाने थे। लिन मिंग यह अनुमान लगाने में सक्षम था कि किन याओ क्या सोच रहा था। वह मुस्कुराया और बोला, पृथ्वी आत्मा की गोलियां तुम्हारे खाने के लिए हैं। आपका आंतरिक सच्चा सार बहुत गड़बड़ है और आपकी नींव अस्थिर है। अन्यथा कुछ रक्त राक्षस आपसे निपटने में सक्षम नहीं होंगे। आपकी वर्तमान स्थिति के साथ आपके लिए जियानेटियन क्षेत्र तक पहुंचना बहुत मुश्किल होगा। यदि आपके पास ये पृथ्वी आत्मा गोलियां हैं, तो आप अपनी साधना को स्थिर कर सकते हैं, जिससे आपकी संभावना बहुत अधिक हो जाएगी। जहां तक इन मूल संतुलन गोलियों का प्रश्न है, आप इनका उपयोग स्वर्ग खोलने वाली गोलियों के लिए विनिमय करने के लिए कर सकते हैं।
3 मूल संतुलन गोलियां कम से कम 3 स्वर्ग खोलने वाली गोलियों के लिए व्यापार करने के लिए पर्याप्त हैं। एक बार जब आपकी नींव स्थिर हो जाती है तो 2 या 3 स्वर्ग खोलने वाली गोलियां आपके लिए ज़ियानटियन क्षेत्र तक पहुंचने के लिए पर्याप्त से अधिक होती हैं। 3 मूल संतुलन गोलियों को 3 स्वर्ग खोलने वाली गोलियों के लिए बदला जा सकता है। किन याओ दंग रह गया। इस समय किन जिया ने हंसते हुए कहा, किन याओ, ये मूल संतुलन गोलियां एक ज़ियानटियन मार्शल कलाकार के उपयोग के लिए हैं। इसका मूल्य सचमुच स्वर्ग खोलने वाली गोली से भी अधिक है। मैं प्रभु से आपके व्यापार में सहायता करने के लिए कह सकता हूँ। 7 गहन घाटियों के बुजुर्ग इस व्यवसाय से खुश होंगे। किन जिया ज़ीथरगुड का एक बुजुर्ग था। यदि वह व्यापार में उसकी मदद करता तो उसे यह डर नहीं रहता कि उसके साथ धोखाधड़ी की जाएगी, और यह सुरक्षित भी होता। किन जिया के पास स्वर्ग खोलने वाली गोलियां नहीं थीं, अन्यथा वह भी व्यापार करने में खुश होता। एक ज़ियानटियन मास्टर के लिए स्वर्ग खोलने वाली गोलियां बेकार थीं। लेकिन मूल संतुलन गोलियों का उपयोग उनकी खेती के आधार को मजबूत करने के लिए किया जा सकता है। किन याओ उत्साह से अवाक रह गया। उसकी सांस फूलने लगी और उसने अपने दोनों हाथों से अपनी छाती पकड़ ली। जो कुछ भी हुआ वह सब एक स्वप्न जैसा लग रहा था। ज़ियानटियन क्षेत्र। उसने बहुत पहले ही निर्णय कर लिया था कि वह अपने संकल्प को दृढ़ बनाएगी और अपने जीवन में इस उच्च लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आवश्यक त्याग करेगी। लेकिन फिर भी ये लक्ष्य वास्तव में एक पल में ही पूरा हो गया। जब लिन मिंग ने किन याओ के उत्साहित भाव को देखा तो वह भावुक होकर आह भरने से खुद को रोक नहीं सका। इस समय वह उसकी भावनाओं को अच्छी तरह समझ रहा था। स्काई फॉर्चून किंगडम में कई मार्शल कलाकार थे जिनका आजीवन लक्ष्य पल्स कंडेंसेशन काल में कदम रखना था। उनके लिए एक ज़ियानटियन मार्शल कलाकार प्राचीन किंवदंतियों के देवताओं से अलग नहीं था। लेकिन अब गोलियों की ये 2 बोतलें एक ज़ियानटियन मार्शल कलाकार बनाने में सक्षम थीं और एक तीसरे दर्जे के संप्रदाय के शिष्य की आजीवन आकांक्षाओं को साकार करने में सक्षम थीं। केवल इतना ही कहा जा सकता है कि इस दुनिया में असमानता बहुत अधिक है। सभी जीव चींटियों से भिन्न नहीं थे। जहां तक कुछ लोगों का सवाल है जो यह मानते थे कि वे दूसरों से ऊंचे हैं, वे तो बस बड़ी चींटियां थे। लिन मिंग को अभी भी अपनी यात्रा का रास्ता तय करना असंभव था। किन याओ, कृपया ये खबर न फैलाएं कि मैं जीवित हूं। मैं समझता हूं। किन याओ ने जोर से सिर हिलाया। हालांकि उसने खुद को शांत करने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज़ अभी भी थोड़ी कांप रही थी। लिन मिंग मुस्कुराया। फिर वह नीचे झुका और शांति से सो रहे किन शिंगशुआन को उठा लिया। जैसे ही उसने अपनी हत्या की मंशा को अस्थायी रूप से शांत किया, लिन मिंग ने रक्त दानव द्वीप के आसपास के क्षेत्र में एक शांतिपूर्ण जगह की तलाश की और घास और कपड़ों का एक अस्थायी बिस्तर बिछा दिया जिससे किन जिंगक्सुआन को आराम मिल सके। एक बार जब किन शिंगक्सुआन की हालत पूरी तरह से ठीक हो गई तो उसे 7 गहन घाटियों की यात्रा करने के लिए मन की शांति मिलेगी। किन शिंगशुआन ने पूरे 2 दिन आराम किया। इस अवधि के दौरान किन जिया पास में ही रहता था। इन 2 दिनों में किन जिया ने किन याओ के साथ ज़ीथरगुड की साधना पद्धतियों पर चर्चा की। वे दोनों एक ही जैसे थे। किन जिया की प्राकृतिक प्रतिभा बहुत अधिक थी, बस बात यह थी कि उन्होंने अपने जीवन में मार्शल आर्ट की शिक्षा बहुत देर से शुरू की और इस प्रकार ऐसा करने का सबसे अच्छा समय चूक गए। लेकिन उसके पास अभी भी ज़ीथरगुड की साधना विधियों के बारे में बहुत समृद्ध अनुभव और गहन ज्ञान था, और ज़ीथर हृदय की पेचीदगियों के बारे में भी। जब उन्होंने और किन याओ ने 2 दिनों तक बातचीत की तो किन याओ को बहुत लाभ हुआ। 2 दिन शांतिपूर्वक बीते। लिन मिंग ने एक सरल पृथक सरणी संरचना तैयार की थी। अग्नि की चमक बहुत अधिक स्पष्ट थी। यद्यपि वह एक गुफा में छिपा हुआ था, लेकिन उसे रक्त राक्षसों का डर नहीं था, बल्कि उसे डर था कि किसी भी लड़ाई से किन शिंगक्सुआन का आराम भंग हो जाएगा। अल्पविराम 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 डॉट। किन शिंगशुआन गहरी नींद में सो गया। उसकी अभिव्यक्ति शांत थी और उसका चेहरा प्यारा और लाल था, बिल्कुल एक बच्चे की तरह। कभी कभी वह भौहें सिकोड़ लेती थी और उसके चेहरे पर घबराहट का भाव आ जाता था। संभवतः ऐसा इसलिए था क्योंकि पिछले कुछ दिनों से उसके दिल पर गहरा असर हो रहा था। लिन मिंग की मृत्यु, उसके किन परिवार का आसनांत, सर पोयांग बोयान और यहाँ तक कि खतरनाक रक्त दानव द्वीप, ये सभी किन शिंगक्सुआन के बुरे सपने थे जो उसके सीने पर भारी पड़ रहे थे, जिससे उसके लिए सांस लेना मुश्किल हो रहा था। जब भी लिन मिंग ने किन जिंगक्सुआन को इस तरह देखा तो वह केवल चिंता और घबराहट महसूस कर सकता था। इस दौरान उसने चुपचाप उसके हाथों को पकड़ रखा था, उम्मीद करते हुए कि इससे उसे आराम मिलेगा। ये दृष्टिकोण सचमुच चमत्कारी था। जब भी वह ऐसा करता, किन शिंगशुआन हमेशा धीरे धीरे शांत हो जाती और कभी कभी उसके होठों पर एक खुश और संतुष्ट मुस्कान भी आ जाती। गुफा ठंडी थी। गुफा के शीर्ष पर नमी संघनित होकर पानी की क्रिस्टल बूंदों में बदल जाती थी। जब ये पानी की बूंदें काफी बड़ी हो जाती तो वे नीचे गिरती और एक स्पष्ट बजने वाली ध्वनि उत्पन्न करती जो गूंजती रहती। हालांकि किन शिंगक्सुआन को ठंड महसूस नहीं हुई। वर्मिलियन बर्ड के रक्तसार ने लगातार और सूक्ष्म रूप से उसकी रक्त रेखा को रूपांतरित कर दिया, जिससे उसकी रक्त जीवन शक्ति एक स्टोव की तरह जीवंत हो गई। कभी कभी किन शिंगक्सुआन को इतना पसीना आता था कि वह टपकने लगती थी। वह अनजाने में ही कंबल खींच लेती थी और अपने कपड़े भी खींच लेती थी। जब ऐसा हुआ तो लिन मिंग केवल शर्माया और घुटन महसूस कर सका। उसने शर्मिंदगी से किन जिंगक्सुआन को वापस उसके कंबल में लपेट दिया और वर्मिलियन बर्ड के रक्तसार के उसकी अस्थि पंजर में प्रवेश करने और उसके साथ पूरी तरह से घुलने मिलने की प्रतीक्षा करने लगा।
समय धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। इसी तरह एक और दिन बीत गया। रात काफी हो चुकी थी और चमकता हुआ चांद अंधेरे आसमान में लटक रहा था। रक्तदानव द्वीप पर कभी न छंटने वाले अंतहीन लाल कोहरे के कारण गोल चंद्रमा ऐसा लग रहा था मानो वह लाल रंग में रंगा हो। लेकिन इससे यह और भी अधिक सुंदर लगने लगा। किन शिंगक्सुआन पहले से ही पूरी तरह से शांत हो गया था। उसके चेहरे का लालपन पहले ही गायब हो चुका था। रक्त रेखा परिवर्तन चुपचाप पूरा हो गया था। किन शिंगशुआन की आंखों के कोने में एक आंसू बन गया। लाल राक्षस चंद्रमा के नीचे जो प्रकाश गिर रहा था वह हल्का लाल था। ऐसा लग रहा था जैसे रात के आसमान में खून के रंग का मोती छिपा हुआ हो। यह दृश्य विशेष रूप से मार्मिक था। जैसे ही आंसू उसके गाल पर लुढ़का, वह वास्तव में एक उंगली द्वारा पकड़ लिया गया। लिनमिंग ने धीरे से अपने आंसू पोंछे, उसे कुछ दिल का दर्द महसूस हुआ। इस समय किन शिंगक्सुआन जोर से खांसने लगा। उसने एक पीड़ादायक भाव प्रकट किया और फिर उसने अपनी आंखें खोलीं। जैसे ही उसकी धुंधली दृष्टि साफ होने लगी, उसने अपनी आंखों में लिनमिंग का चेहरा देखा। वह तुरंत चौंक गई। पिछले 2 दिनों में उसे अनगिनत रंगीन सपने और भयानक दुष्स्वप्न देखने को मिले थे। अब किन शिंगशुआन को सपनों और वास्तविकताओं के बीच अंतर करना मुश्किल हो गया। इन सपनों के बीच उसे स्पष्ट रूप से याद आया कि मरने से पहले उसने लिनमिंग को एक वर्मिलियन पक्षी पर उसके पास आते देखा था। समय समय पर यह छवि उसके दिमाग में आती थी, लेकिन अंत में वह नहीं जानती थी कि लिनमिंग जीवित है या मर चुका है। जिस समय वह जागी थी, उसने सोचा था कि वह एक अकेली लड़की होगी जिसे इस उजाड़ और उदास दुनिया का सामना करना पड़ेगा। लेकिन उसने देखा कि लिनमिंग उसके बगल में बैठा था। उसके चेहरे पर एक कोमल और खुश मुस्कान थी। अब किन शिंगक्सुआन के आंसू नहीं रुक सके। वह रोते हुए लिनमिंग की बाहों में गिर पड़ी। उसने लिनमिंग की कमर को कसकर पकड़ लिया। उसे डर था कि अगर उसने उसे जाने दिया तो वह उसे खो देगी। सब ठीक है, सब कुछ बढ़िया है। अब मैं तुम्हें पा गया हूँ। लिनमिंग ने धीरे से किन जिंगक्सुआन की पीठ को सहलाया। उसका हृदय भावनाओं से भर गया। उसे न खोने का यह एहसास सचमुच आनंददायक था। इस तरह किन जिंगक्सुआन ने लिनमिंग को पकड़ रखा था। वह बिना कुछ कहे रो पड़ी। उसके भीतर जो भी शिकायतें, अन्याय और दुख थे, वे अब गर्मियों के सूरज के नीचे बर्फ की तरह पिघल गए। किन शिंगक्सुआन को अचानक महसूस हुआ कि उसका जीवन लिनमिंग से अविभाज्य है। भले ही उनके बीच की खाई उन्हें विभाजित करने वाली खाई बन जाए, फिर भी वह उसे पाने के लिए अपनी शक्ति में सब कुछ करेगी। वह उसे नहीं छोड़ेगी, भले ही उसे आग के बहुत करीब जाने वाली पतंगा ही क्यों न बनना पड़े। सुगंधित और जैद जैसे किन जिंगक्सुआन को अपनी छाती से दबाए हुए लिनमिंग भी इस दृश्य का आनंद ले रहा था, जिससे उसका पेट फड़क रहा था। काफी देर के बाद किन शिंगक्सुआन फुसफुसाया, मुझे भूख लगी है। 3 दिन तक कुछ न खाने के बाद किन शिंगशुआन भूख से मर रहा था। ओह, तुम्हें भूख लगी है। लिनमिंग खिलखिलाकर मुस्कुराया। भूख का मतलब था कि वह काफी बेहतर थी। किन शिंगक्सुआन ने थोड़ा शर्मिंदा होकर सिर हिलाया। वह भूखी भी थी और प्यासी भी। मैं तुम्हारे लिए कुछ स्वादिष्ट बनाऊंगी, मुझे गारंटी है कि तुम्हें यह पसंद आएगा। लिनमिंग के बोलने के बाद उसने आग जलाए और कुछ बर्तन निकाले। वह हमेशा अपने स्थानिक रिंग में खाना पकाने के बर्तन साथ लाता था। उसने आग पर एक बड़ा बर्तन रखा और उसमें पानी डाला। फिर लिनमिंग ने अपनी स्थानिक अंगूठी से चमकीले लाल मांस का एक बड़ा टुकड़ा निकाला और उसे बर्तन में फेंक दिया। उसने उस पर थोड़ा नमक और मसाले छिड़के और फिर बर्तन को ढककर उबलने दिया। 1/4 घंटे के बाद एक स्वादिष्ट मुंह में पानी लाने वाली खुशबू फैलने लगी। लिनमिंग ने धीरे से किन जिंगक्सुआन को एक बड़ा कटोरा दिया। मुलायम और लाल मांस चमक रहा था और स्वादिष्ट सूप हल्का लाल रंग का था। ये देखने में किसी पुरानी शराब की तरह लग रही थी और बेहद स्वादिष्ट भी थी। कटे हुए हरे प्याज और थोड़ी सी कुकिंग वाइन के बाद कोई अमर व्यक्ति भी इससे बेहतर कुछ नहीं पा सकता। यह क्या है? किन शिंगक्सुआन ने लाल और हरे रंग के सूप के स्वादिष्ट दिखने वाले कटोरे को देखते हुए विस्मय से पूछा। लिनमिंग मुस्कुराया लेकिन कुछ नहीं कहा। यह वह भोजन था जो वह दिव्य फीनिक्स रहस्यवादी क्षेत्र से वापस लाया था, और यह उन विचित्र विशाल केकड़ों का मांस भी था। गुफा के नीचे नदी बहुत लंबी थी, इसलिए लिनमिंग असभ्य था और उसने उन अजीब केकड़ों के विशाल ढेर का शिकार करने में कुछ समय लगा दिया। उसने नदी का बहुत सारा पानी भी ले लिया था। ये दोनों चीजें सचमुच सर्वोत्तम आध्यात्मिक भोजन और जल थीं। स्काईस्पिल महाद्वीप में लगभग कोई भी ऐसी जगह नहीं थी जहां इतनी महान चीज पाई जा सके। लिनमिंग की स्थानिक रिंग काफी बड़ी नहीं थी, लेकिन लेई मुंबई की थी। उनकी निम्न श्रेणी की पृथ्वी चरण स्थानिक रिंग के अंदर 100 वर्ग फुट से अधिक जगह थी। इसलिए लिनमिंग ने इसे केकड़े के मांस से भर दिया था। स्थानिक वलय के अंदर का स्थान एक अलग आयाम था। इसके अंदर रखा भोजन कभी खराब नहीं होता था, तथा इसका प्रभाव यह होता था कि उसमें हमेशा ताजगी बनी रहती थी। यदि भोजन को सैकड़ों वर्षों तक इसके अंदर संग्रहित किया जाए तो भी यह ठीक रहेगा। किन शिंगक्सुआन ने सूप पीने के बाद कुछ केकड़ा मांस भी खाया। किन शिंगक्सुआन आश्चर्यचकित दिखी। केकड़े का मांस नर्म और कोमल था, फिर भी ताकत से भरा था। सूप भी बहुत स्वादिष्ट था। इतना ही नहीं, बल्कि जैसे ही केकड़ा मांस उसके पेट में गया, वह गर्मी के एक सौम्य प्रवाह में बदल गया जो धीरे धीरे फैलकर उसके पूरे शरीर में फैल गया और उसके वास्तविक सार को पोषण प्रदान किया, जिससे उसे गर्मी का एहसास हुआ। इस भोजन को पीने और खाने के बाद वह पूरी तरह से सहज महसूस करने लगी। यह क्या है?
क्या ये महंगा है? जब किन शिंगशुआन 7 गहन घाटियों में थी तो उसने भी आध्यात्मिक भोजन खाया था। उच्च गुणवत्ता वाले आध्यात्मिक भोजन की कीमत सैकड़ों सच्चे सार पत्थरों के बराबर भी हो सकती है, लेकिन इस केकड़े के मांस की तुलना में वह आध्यात्मिक भोजन कुछ भी नहीं था। क्या इस केकड़े के मांस की कीमत हजारों सच्चे सार पत्थरों से आंकी जा सकती है? लिन मिंग ने कहा, जब तक आप इसे खाते हैं ये बहुत अच्छा है। ये सभी चीजें मुझे दिव्य फीनिक्स रहस्यवादी क्षेत्र में प्राप्त हुई हैं। ये आपके घावों को ठीक करने में आपकी मदद कर सकती हैं। दवा के रूप में वर्मिलियन बड रक्तसार की 10 बूंदों के साथ और फिर स्वास्थ्य लाभ में सहायता के लिए उच्चतम गुणवत्ता वाले स्पिरिट फूड द्वारा समर्थित उपचार की ऐसी असाधारण विधि किन जिंगक्सुआन द्वारा खोए गए सभी रक्तसार की भरपाई के लिए पर्याप्त थी। किन जिंगक्सुआन की आंखें चौड़ी हो गईं। लिन मिंग, तुम पिछले 1 साल से क्या कर रहे थे? दिव्य फीनिक्स रहस्यवादी क्षेत्र में आपके साथ ऐसा क्या हुआ कि आपको इतने लंबे समय तक दूर रहना पड़ा? यह एक लंबी कहानी है। मेरा इंतजार करो, मैं तुम्हें धीरे धीरे बताऊंगा। ये सही है, आपने मेरे द्वारा दिए गए सच्चे आदिम अराजकता सूत्र का कितनी अच्छी तरह से अभ्यास किया है। किन शिंगक्सुआन ने कहा, मैंने केवल बड़ी सफलता के चरण की पहली परत का अभ्यास किया है। मुझे कई सवालों का सामना करना पड़ा। जेड स्लिप स्पष्टीकरण बहुत स्पष्ट नहीं है। किन शिंगक्सुआन के पास जो सच्चा आदिम अराजकता फॉर्मूला जेड पर्ची थी उसे लिन मिंग ने रिकॉर्ड किया और उसे दे दिया। जेड स्लिप पर खेती की विधि को रिकॉर्ड करना कोई सरल या आसान काम नहीं था। इसमें कई रहस्यमय और गहन सिद्धांत शामिल थे। यदि कोई व्यक्ति जेड स्लिप पर खेती की विधि उकेरना चाहता है तो उसे इसमें अतुलनीय रूप से कुशल होना होगा। कम से कम उन्हें लगभग पूर्णता तक पहुंच जाना चाहिए था। जो व्यक्ति ट्रू प्राइमल कैश फॉर्मूला को पूरी तरह से नहीं समझता वह इसे जेड स्लिप पर उकेरने में सक्षम नहीं होगा, लेकिन यदि उन्हें ट्रू प्राइमल कैश फॉर्मूला की पूरी प्रति भी दे दी जाए तो भी उनके लिए इसकी नकल करना असंभव होगा। यह उस व्यक्ति के समान था जो यह नहीं जानता था कि मुहरें कैसे बनाई जाती हैं। यदि कोई उनके सामने एक मुहर रख दे और उनसे कहे कि इसकी नकल करो तो वे पूरी तरह से वैसी ही मुहर नहीं बना पाएंगे। यही कारण था कि खेती की विधि से प्राप्त जेड स्लिप्स इतनी दुर्लभ और कीमती थीं। लिन मिंग ने स्वयं केवल तीसरी परत की बड़ी सफलता के लिए सच्चे आदिम अराजकता फॉर्मूले का अभ्यास किया था। इसके परिणामस्वरूप उनके द्वारा बनाई गई जेड स्लिप में कई अस्पष्टताएं और चूकें रह गईं। यही कारण था कि किन शिंगशुआन को आगे बढ़ना मुश्किल लग रहा था, क्योंकि हर जगह समस्याएं ही समस्याएं थीं। केवल इतना ही नहीं, बल्कि इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि किन शिंगक्सुआन के मन में देवताओं के सर्वोच्च बुजुर्ग के राज्य की यादें और उसके साथ आने वाले साधना अनुभव नहीं थे। इस प्रकार छठी कक्षा की प्रतिभा के बावजूद उसकी साधना की गति बहुत धीमी थी। लिन मिंग ने आह भरी। किन शिंगक्सुआन अब पल्स कंडेंसेशन अवधि तक पहुंच गया था। यदि वह ट्रू प्राइमल कैश फॉर्मूला को पूरा करना चाहती थी और उसके बाद कैओटिक वर्चुस कॉम्बैट मेरिडियन का अभ्यास करना चाहती थी और टेम्परिंग मैरो के रास्ते पर चलना चाहती थी तो ये बहुत मुश्किल होगा। इसलिए वह वर्मिलियन बड फॉरबिडन डिवाइन क्रॉनिकल का अभ्यास शुरू कर सकती है। वर्मिलियन बड रक्तसार की 10 बूंदें किन शिंगक्सुआन के लिए वर्मिलियन बड फॉरबिडन डिवाइन क्रॉनिकल के सबसे कठिन और सबसे कठिन कोर वर्गों की खेती करने के लिए पर्याप्त थीं। वास्तव में यह अत्यधिक संभव था कि वह वर्मिलियन बड फॉरबिडन डिवाइन क्रॉनिकल की अतिरिक्त 3 परतों का अभ्यास भी कर पाएगी जो उसने दिव्य फीनिक्स मिस्टिक दायरे से प्राप्त की थी। ये सोचते हुए लिन मिंग ने उससे पूछा, जिंगक्सुआन, क्या तुम दिव्य फीनिक्स द्वीप में शामिल होने के लिए तैयार हो? किन शिंगशुआन इस सवाल से दंग रह गया। तभी उसकी आंखें चमक उठीं। दिव्य फीनिक्स द्वीप में शामिल हों? क्या मैं? दिव्य फीनिक्स द्वीप एक शीर्ष चतुर्थ श्रेणी संप्रदाय था। अपनी छठी कक्षा की प्रतिभा के साथ वह स्काई फॉर्चून किंगडम में एक पीढ़ी में एक बार आने वाली प्रतिभा थी। 7 गहन घाटियों के भीतर उसकी प्रतिभा भी अच्छी थी, लेकिन अगर उसे दिव्य फीनिक्स द्वीप में रखा जाता तो उसकी प्रतिभा केवल साधारण होती। उदाहरण के लिए म्यू कियानयू और म्यू बिंगयुन दोनों ही 7वीं कक्षा के उत्कृष्ट प्रतिभाशाली छात्र थे। जहां तक किन शिंगशुआन की बात है वह केवल छठी कक्षा तक ही सीमित थी। दिव्य फीनिक्स द्वीप समूह में अधिकांश नौकरानियां कम से कम छठी श्रेणी की निम्न प्रतिभा वाली थीं। बेशक किन जिंगक्सुआन भी दिव्य फीनिक्स द्वीप में शामिल होने की इच्छा रखती थी। खेती के संसाधनों के संदर्भ में 7 गहन घाटियों और दिव्य फीनिक्स द्वीप के बीच का अंतर रात और दिन जैसा था। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि लिन मिंग भी दिव्य फीनिक्स द्वीप पर था। अगर वह दिव्य फीनिक्स द्वीप पर जा सकती थी तो इसका मतलब था कि वह लिन मिंग के करीब हो सकती थी। लिन मिंग मुस्कुराया, यदि आप तैयार हैं तो निश्चित रूप से आप कर सकते हैं। इस बार मैं तुम्हें दिव्य फीनिक्स द्वीप ले जाऊंगा। अब आपको 7 गहन घाटियों में रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। 7 गहन घाटियां एक बहुत ही जटिल वातावरण था। लिन मिंग के दोस्तों की तुलना में दुश्मन कहीं अधिक थे। यदि किन शिंगक्सुआन वहीं रहता तो लिन मिंग शांति से अपना जीवन नहीं गुजार पाता। उस शाम लिन मिंग किन जिंगक्सुआन के बगल में लेट गया। उन्होंने अपने कपड़े पहने रखे और एक दूसरे का हाथ थामे रहे। लिन मिंग ने पिछले साल के अपने अनुभव को खुशी खुशी किन शिंगक्सुआन को दोहराया। पूरी रात दोनों की बातचीत चलती रही और वे एक दूसरे की आंखों में देखते रहे। उनमें से कोई भी सोए बिना बोर होने तक वे बातें करते रहे। अल्पविराम 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 डॉट
अगले दिन सुबह सुबह लिन मिंग ने जिंगक्सुआन का हाथ पकड़ा और उसे गुफा से बाहर ले गया। दूर से उन्हें जीथर पक्षी के बजने की हल्की आवाज सुनाई दे रही थी। ये किन जिया और किन याओ द्वारा जिथा संगीत सिद्धांत पर चर्चा थी। जैसे ही किन याओ ने किन शिंगशुआन को गुफा से बाहर निकलते देखा, उसने राहत की सांस ली। हालांकि उसे पहले से ही पता था कि किन शिंगक्सुआन को कुछ नहीं होगा, लेकिन जब तक उसने अपनी दोस्त को वास्तव में जागते हुए नहीं देखा, तब तक उसका दिल उसके पेट से वापस ऊपर नहीं आया। जूनियर प्रशिक्षु बहन किन, आप जाग गई हैं। किन याओ ने किन शिंगक्सुआन के हाथ पकड़ लिए। उसके चेहरे पर एक प्रसन्न मुस्कान थी। किन शिंगक्सुआन का चेहरा अनजाने में लाल हो गया, मानो वह कुछ शरारत करते हुए पकड़ी गई हो। किन शिंगक्सुआन के प्रति किन याओ को बहन जैसी ईर्ष्या महसूस हुई। लिन मिंग ने किन शिंगक्सुआन को बचाने के लिए सैकड़ों हजारों मील की बिना रुके उड़ान भरी थी। किस लड़की ने यह स्वप्न में भी नहीं सोचा होगा कि जिसे वे प्यार करती हैं, वह उन्हें इतने साहसी तरीके से बचाएगा, एक तेजस्वी शूरवीर जो शानदार गति बिखेर रहा होगा। इतना ही नहीं, लिन मिंग बेहद खूबसूरत था और उसका भविष्य असीम था। मूलतः किन याओ को किन शिंगशुआन से ईर्ष्या नहीं थी, ईर्ष्या करने लायक कोई चीज थी ही नहीं। लेकिन अब उसने ऐसा किया। लिन मिंग ने उसे जो 2 बोतलें गोलियां दी थीं, वे उसके लिए जियानेटियन क्षेत्र में कदम रखने के लिए पर्याप्त थीं। वह किन शिंगक्सुआन को जो कुछ भी दे सकता था, वह निश्चित रूप से उसके लिए रिवॉल्व कोर क्षेत्र में कदम रखने के लिए पर्याप्त था। परिक्रामी कोर क्षेत्र, ये सर्वोच्च बुजुर्ग का क्षेत्र भी था। व्यक्ति का जीवन भी 500 से 600 वर्ष का होगा। ये सोचकर किन याओ ने आह भरी। उसकी जूनियर प्रशिक्षु बहन किन वास्तव में भाग्यशाली थी। इस समय किन जिया के सामने अचानक एक ज्वाला जल उठी। यह एक ध्वनि संचारित करने वाला ताबीज था। जैसे ही किन जिया ने ध्वनि संचारक ताबीज से संदेश सुना, वह भौंचक्का रह गया और फिर वह उपहास करने लगा। क्या चल रहा है? किन जिया ने कहा, मुझे वापस बुलाना 7 गहन आदेश है। ओयांग बोयान ने मुझ पर अपने कर्तव्यों में लापरवाही बरतने और सैन्य आदेशों की अवहेलना करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि न केवल मैंने स्टार कोकोनट द्वीप को गुप्त रूप से छोड़ दिया, जो मेरी निगरानी में था, बल्कि मैंने उनके शिष्य को घायल कर दिया और समुद्री मानचित्र भी चुरा लिया। इस बार ओयांग बोयान बुजुर्गों की परिषद के सामने मुझ पर महाभियोग चलाने की तैयारी कर रहा है। लिन मिंग मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान बहुत ठंडी थी। इसमें एक गहरा, घातक, जानलेवा इरादा निहित था। चूंकि मामला ऐसा ही है, मार्शल हाउस मास्टर किन, तो चलिए हम संप्रदाय में लौटते हैं। मैं आपके साथ वापस जाऊंगा और देखूंगा कि वे आप पर किस तरह महाभियोग चलाएंगे। तुम 7 गहन घाटियों में जाओगे। अब किन जिया चौंक गई। उनके विचार में लिन मिंग वास्तव में दुर्जेय था और उससे भी अधिक शक्तिशाली था। लेकिन यदि वह 7 गहन घाटियों में जाता, तो वहां अनगिनत जियानेटियन क्षेत्र के स्वामी बादलों की तरह बिखरे हुए थे और यहां तक कि चरम जियानेटियन स्वामी भी थे। ओयांग बोयान स्वयं पहले से ही शक्तिशाली था, लेकिन लिन मिंग चाहे कितना भी क्रूर क्यों न हो, वह 7 गहन घाटियों के भीतर ओयांग बोयान को कैसे कुछ कर सकता था। सबसे अच्छी बात यह थी कि जब लिन मिंग वहां गया, तो उसने जो भी प्रयास किया, वह व्यर्थ हो गया। हाँ, मैं अब जा रहा हूं। लिन मिंग की आवाज में हत्या के इरादे का हल्का सा भाव झलक रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे आसपास का तापमान कई डिग्री तक गिर गया हो। लिन मिंग, इतना जल्दबाजी मत करो। इसके बारे में सोचो। किन शिंगक्सुआन को डर था कि लिन मिंग हार जाएगा और उसके साथ कुछ हो जाएगा। ये जानना जरूरी था कि 7 गहन घाटियों में मौजूद जटिल और स्तरित शक्तियों के बीच ओयांग परिवार कबीला सबसे महान और सबसे कुख्यात में से एक था। ओयांग बोयान ओयांग परिवार कबीले का एक महत्वपूर्ण पात्र था और उसका नेटवर्क संपूर्ण 7 गहन घाटियों तक फैला हुआ था। एक मजबूत ड्रैगन को स्थानीय सांपों पर दबाव नहीं डालना चाहिए। यदि उसका सामना 7 गहन घाटियों के भीतर ओयांग बोयान से होता, तो उसके लिए हारना आसान होता। लिन मिंग, क्या हम पहले दिव्य फीनिक्स द्वीप पर चलें और देखें कि क्या हम दिव्य फीनिक्स द्वीप का उपयोग 7 गहन घाटियों पर दबाव बनाने के लिए कर सकते हैं? कोई ज़रूरत नहीं है, मैं इस मामले को खुद ही सुलझा लूंगा। अब चलो। ये ठीक है। किन जिया ने लिन मिंग की हत्या की मंशा पर नजर डाली और सिर हिला दिया। जब समय आए तो जितना संभव हो सके बातचीत करने की कोशिश करें। मुझे यकीन है कि 7 गहन घाटियां बुजुर्गों की परिषद बुलाएंगी। किन जिया ने सोचा कि 7 गहन घाटियां स्वयं ओयांग बोयान को दंडित करेंगी। यदि ऐसा हुआ तो उन्हें दिव्य फीनिक्स द्वीप में प्रवेश नहीं करना पड़ेगा। लेकिन किन जिंगक्सुआन चिंता से भरा हुआ था। किन जिया ने कहा, यह ठीक है। लिन मिंग इस यात्रा में कुछ भी हासिल नहीं कर पाएगा, लेकिन 7 गहन घाटियां कितनी भी साहसी क्यों न हो, वे उस पर हाथ डालने की हिम्मत नहीं करेंगे। किन शिंगक्सुआन ने अपने होंठ काटे और फिर सिर हिलाया। उसने फुसफुसाते हुए कहा, लिन मिंग, सावधान रहना, ठीक है। किन जिया रुकी और फिर लिन मिंग से कहा, चलो पहले एक सुरक्षित जगह की तलाश करें और मिस किन को वहां बसा दें। इसके बाद आप और मैं एक साथ 7 गहन घाटियों में जा सकते हैं। लिन मिंग ने अपना सिर हिलाया। उन्होंने कहा, सभी देशों और दिशाओं में युद्ध छिड़ रहा है, दक्षिण सागर में कोई भी सुरक्षित स्थान नहीं है। भले ही वह कहीं दूर एक अलग द्वीप हो, फिर भी मुझे राहत महसूस नहीं होगी। जिंगक्सुआन, अगर आप मेरे साथ यात्रा करें तो बेहतर होगा। आओ हम सब मिलकर 7 गहन घाटियों की ओर चलें। किन जिया थोड़ा चिंतित थी। लिन मिंग, जब समय आएगा तो कुछ लड़ाइयाँ अवश्य होंगी। अगर कोई दुर्घटना हुई तो मिस किन को नुकसान हो सकता है।
लिनमिंग की अभिव्यक्ति ठंडी पड़ गई। अगर कोई भी जिंगक्सुआन को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत करता है तो मैं पूरी 7 गहन घाटियों को नष्ट कर दूंगा। जैसे ही ये शब्द निकले, लिनमिंग के भीतर छिपी हत्या की मंशा एक बार फिर से उभरने लगी। किंजिया को अचानक अपनी पीठ ठंडी महसूस हुई और उसने महसूस किया कि लिनमिंग मजाक नहीं कर रहा था। उन्होंने प्रार्थना की कि जब समय आएगा तो वे शांतिपूर्वक मामले को सुलझा लेंगे। वह है, खैर अब और देर नहीं करनी चाहिए, हम अब चलेंगे। अल्पविराम 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 अल्पविराम। 7 गहन घाटियां, बबूल गुट। एक विशाल झील के तल पर हल्का पहाड़ी कोहरा छाया हुआ था। झील के ऊपर कई मानव निर्मित द्वीप थे। दूर से देखने पर ऐसा लगता था जैसे ये द्वीप चमकते मोतियों की माला से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आज अकेशिया गुट बहुत जीवंत और उत्सवपूर्ण था। संप्रदाय के भीतर वे एक भव्य भोज का आयोजन कर रहे थे। एक ही समय पर 3 समारोह आयोजित हो रहे थे। पहली बात यह थी कि बबूल गुट के महान बुजुर्ग ओयांग गुआंग एक उपपत्नी रख रहे थे। दूसरा ये कि बबूल गुट के मुख्य शिष्य ओयांग मिंग ने हाओयिंग क्षेत्र में सफलता हासिल कर ली थी। और तीसरा, गुट के एल्डर ओयांग बोयान, जो दर्जनों वर्षों से प्रारंभिक जियानटियन क्षेत्र के शिखर पर फंसे हुए थे, अंततः मध्य जियानटियन क्षेत्र में अपनी सफलता बना चुके थे। इन 3 सुखद घटनाओं में से सबसे महत्वपूर्ण 2 घटनाएं साधना में सफलता का उत्सव थीं। जहां तक ओयांग गुआंग द्वारा उपपत्नी लेने की बात है तो ये जश्न मनाने लायक घटना थी, लेकिन अकेशिया गुट के बुजुर्गों के लिए, जिनके पास पत्नियों और उपपत्नियों का समूह था, यह कोई बड़ी बात नहीं थी। बात बस इतनी सी थी कि वह भी बाकी लोगों के साथ शामिल हो गया था और खुद भी थोड़ा जश्न मना रहा था। जहां तक ओयांग मिंग और ओयांग बोयान की बात है तो इससे उनकी साधना में सफलता मिलेगी और 7 गहन घाटियों में ओयांग परिवार वंश की स्थिति मजबूत और सुदृढ़ होगी। इन वर्षों में 7 गहन घाटियों का शीर्ष स्वामी मुख्य रूप से जियांग परिवार कबीला रहा था, लेकिन वे ओयांग परिवार के समृद्ध वंशजों के साथ तालमेल नहीं बिठा सके। बुजुर्गों के पास पत्नियों और रखेलों के समूह थे और कई लड़कियां भी थीं जिनके साथ वे खेलते थे। उनके वंशजों का आधार जितना बड़ा होगा, वे उतनी ही अधिक प्रतिभाएं पैदा कर सकेंगे। ऐसी स्थिति में ओयांग परिवार कबीले की जनसंख्या जियांग परिवार कबीले से कई गुना अधिक थी। वे पहले ही शक्ति में लगभग उनकी बराबरी कर चुके थे। झील के मुख्य द्वीप पर 7 विशिष्ट और चौड़े पत्थर के पुल थे जो अन्य द्वीपों से जुड़े थे। ये पुल इंद्रधनुषी सफेद संगमरमर से बने थे और 50 फीट चौड़े थे। यह इतनी बड़ी थी कि 2 बड़ी गाड़ियां एक दूसरे के पास से गुजर सकती थीं और काफी जगह बच जाती थी। ये काफी विशाल था। इस बार भी इन सफेद संगमरमर के पुलों पर लोगों का आगे पीछे चलने का सिलसिला जारी था। इनमें से अधिकांश लोग मार्शल साधना परिवारों से थे या छोटे संप्रदायों के शीर्ष व्यक्ति थे। हा भाई बोयान, बधाई। ओयांग बोयान को देखते ही एक लंबे चेहरे वाले व्यक्ति ने उसका अभिवादन किया तथा अपनी मुठ्ठियां छाती पर बांध लीं। आपको भी। ओयांग बोयान भी हंस पड़ा। इस समय वह सफलता से अभिभूत और प्रसन्नता से भर गया था। इस समय वह मध्य जियानटियन क्षेत्र में घुस चुका था। लिनमिंग की मृत्यु हो चुकी थी और उसका महान रक्त द्वेष हल हो चुका था। उसके विचार स्वतंत्र रूप से प्रवाहित हो रहे थे और उसका हृदय शांत था। उसके भीतर जो सच्चा सार अवरुद्ध हो गया था वह अंततः जुड़ गया था और उसने एक सफलता हासिल कर ली थी। इसके अलावा एक और घटना हुई जिससे ओयांग बोयान को बहुत खुशी हुई, और वह ये था कि किंजिया, वह व्यक्ति जो लगातार उसके मार्ग में बाधा डाल रहा था, अंततः मूर्ख बन गया था और उसने मूर्खतापूर्ण कार्य किया जिससे वह शिष्य घायल हो गया जिसे उसने स्टार कोकोनट द्वीप पर उसकी निगरानी के लिए भेजा था। इतना ही नहीं, इसके बाद उन्होंने समुद्र चित्र को भी मिटा दिया और संप्रदाय की अनुमति के बिना ही चले गए। 7 गहन घाटियों में बहुत सख्त नियम थे। युद्ध के समय तो वे और भी सख्त हो जाते थे। इस बार किंजिया इससे भी बिना किसी नुकसान के उभर नहीं पाएगी। ये केवल अफसोस की बात थी कि ओयांग बोयान अभी तक किन जिंगक्सुआन को अपने अधीन करने और उसकी सेवा करने में सक्षम नहीं हो पाया था। यद्यपि ओयांग बोयान एक एल्डर था, लेकिन वह अधिक से अधिक अपने प्रभाव और सैन्य कमान का उपयोग करके उस पर दबाव डाल सकता था। जहां तक बलपूर्वक उसके साथ दुर्व्यवहार करने की बात है, वह अभी भी 7 गहन घाटियों की अनुयायी थी, इसलिए यह असंभव था। इससे ओयांग बोयान को कुछ अफसोस हुआ। अन्यथा यदि वह उस महिला को अपने पास रखने और उसका पूरी तरह से आनंद लेने में सक्षम होता जिसे लिनमिंग ने अपनी मृत्यु से पहले प्यार किया था, तो वह सबसे बड़ा और सबसे लापरवाह सपना होता जो उसके दिमाग को और भी अधिक स्वतंत्रता से प्रवाहित करता। एल्डर ओयांग, बधाई हो। 160 वर्ष की आयु से पहले मध्य जियानटियन क्षेत्र तक पहुंचने के बाद भविष्य में चरम जियानटियन क्षेत्र में कदम रखना आपके लिए असंभव नहीं है। एक लंबी दाढ़ी वाले ताओवादी पुजारी ने बधाई देते हुए मुस्कुराकर अपना विस्क इधर उधर घुमाया। ये लंबी दाढ़ी वाला ताओवादी पुजारी एक द्वितीय श्रेणी के ताओवादी मंदिर का स्वामी था। 7 गहन क्षेत्र में अनेक छोटी द्वितीय श्रेणी की शक्तियां थीं। वे 7 गहन घाटियों का हिस्सा नहीं थे, लेकिन फिर भी उनके साथ अच्छे संबंध बनाए रखे। कभी कभी वे कुछ उच्च गुणवत्ता वाले सामानों के साथ श्रद्धांजलि अर्पित करते थे और इस प्रकार 7 गहन घाटियां मौन रूप से उनके अस्तित्व को जारी रखने की अनुमति देती थीं। तो यह मंदिर मास्टर किन है, कृपया आनंद लें। कार्यक्रम का माहौल बहुत खुशनुमा और उत्सवपूर्ण था। इस समारोह के मुख्य मेजबानों में से एक के रूप में ओयांग बोयान को द्वितीय श्रेणी के संप्रदायों के इन नेताओं का अभिवादन करते समय भी मुस्कुराना पड़ा।
वह पूरी तरह से मध्य जियानेटियन क्षेत्र में प्रवेश कर चुका था और अब आधिकारिक तौर पर 7 गहन घाटियों के स्वामी की श्रेणी में शामिल हो चुका था। ओयांग बोयान की उम्र केवल 150 से 160 वर्ष थी, अभी भी उनके विकास की बहुत गुंजाइश थी। कई दशकों के बाद यदि वह स्वर्गीय जियानेटियन क्षेत्र तक पहुंच जाए तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। और स्वर्गीय जियानेटियन क्षेत्र वह स्थान था जहां 7 गहन घाटियों के वास्तविक शीर्ष स्तर के स्वामी थे। ये जानना जरूरी था कि 7 गहन घाटियों में चरम जियानेटियन स्वामी अत्यंत दुर्लभ थे। पूरे ओयांग परिवार कबीले में केवल एक ही चरम जियानेटियन मास्टर था। द्वीपों पर पहले से ही एक भव्य भोज का आयोजन किया जा चुका था। मेजों के चारों ओर की सीटें झीलों की ओर थीं और सुंदर मंडप ऐसे चमक रहे थे जैसे उन्हें शुद्धतम जैद से तराशकर बनाया गया हो। वे बिल्कुल साफ, ऊंचे और बिल्कुल भव्य थे। इन मंडपों में प्रवेश करने वाले लोग द्वितीय श्रेणी के संप्रदायों के शीर्ष व्यक्ति होते थे, या वे कुछ महान मार्शल साधना परिवारों के मुखिया हो सकते थे। जहां तक मुख्य द्वीप का प्रश्न है, वह अधिकांशतः 7 गहन घाटियों के बुजुर्गों के लिए आरक्षित था। कमतर स्तर वाले लोग आसपास के द्वीपों पर जश्न मनाते थे। संपूर्ण भोज में बैठने की व्यवस्था स्थिति के आधार पर बहुत ही स्पष्ट रूप से व्यवस्थित की गई थी। ओयांग मिंग स्वाभाविक रूप से मुख्य द्वीप पर स्थित था। 1 साल बाद भी वह पहले की तरह ही सुंदर और प्रतिभाशाली था, फर्क सिर्फ इतना था कि उसका शांत और संयमित वातावरण पहले से भी अधिक तीव्र हो गया था। जैसे ही वह वहां बैठे, वहां उपस्थित सभी लोगों का ध्यान उन पर केंद्रित हो गया। उनकी हर गतिविधि ने वहां उपस्थित उत्कृष्ट वीरकुलीन वर्ग का ध्यान आकर्षित किया। ओयांग मिंग ने मात्र 21 वर्ष की आयु में ही हाओयन साम्राज्य में कदम रख दिया था। भविष्य में बड़ी उम्मीद थी कि वह चरम जियानेटियन क्षेत्र तक पहुंचने में सक्षम होगा। तब ओयांग परिवार कबीला असीमित समृद्धि के एक और स्वर्ण युग की शुरुआत करने में सक्षम होगा। वहां उपस्थित युवा स्वयं को ओयांग मिंग से तुलना करने से नहीं रोक सके। जहां तक युवतियों का प्रश्न है, विशेषकर वे जो छोटे पारिवारिक कुलों या छोटे संप्रदायों से आती थीं, वे सभी लगातार ओयांग मिंग की नजरों में आने की कोशिश करती थीं। समान प्रतिभा वाली इन सभी लड़कियों का सपना था कि ओयांग मिंग उन पर मोहित हो जाएगा और उन्हें अपनी रखेल बना लेगा। न केवल उनके परिवार के कुल या संप्रदाय में उनकी स्थिति नाटकीय रूप से बढ़ जाएगी, बल्कि उन्हें बबूल गुट के संसाधनों का समर्थन भी प्राप्त होगा। इसके साथ पल्स कंडेंसेशन अवधि को तोड़ना सरल होगा। इन युवा लड़कियों के लिए यह प्रलोभन एक घातक जहर था जिसका वे विरोध नहीं कर सकीं। यह उल्लेख करना आवश्यक नहीं है कि ओयांग मिंग का रूप रंग बहुत ही सुंदर था, जो जैद से गढ़ा हुआ प्रतीत होता था। यदि वे अपना शरीर उसे दे भी दे तो भी वे इसे अपना नुकसान नहीं मानेंगे। बड़े वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई, क्या वह ओयांग मिंग वास्तव में इतना भयंकर है? वह प्रारंभिक हाओयन क्षेत्र में है, लेकिन क्या वह वास्तव में एक दिवंगत हाओयन गुरु को हराने के लिए रैंक में आगे बढ़ सकता है? क्या इसका मतलब यह नहीं है कि वह बड़े वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई से भी अधिक शक्तिशाली है? झील के पानी के पास एक गज़ेबो में एक 20 वर्षीय युवक ने शांत स्वर में कहा। वह सप्तप्रधान क्षेत्र के एक छोटे से द्वितीय श्रेणी के संप्रदाय से थे। उनके बड़े वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई की आयु लगभग 30 वर्ष थी और उनकी साधना उत्तर हाओयन क्षेत्र में थी। उनके छोटे से संप्रदाय में ये हाओटियन क्षेत्र का शिष्य उनकी सर्वोच्च प्रतिभा थी। बड़े प्रशिक्षु भाई ने सिर हिलाया और कहा, यह दिवंगत हाओयन क्षेत्र का शिष्य एक संप्रदाय का मार्शल कलाकार होना चाहिए। यहाँ कोई भी आकस्मिक आंतरिक दरबारी शिष्य पहले से ही मेरे परे है। अफसोस की बात है कि मैं ओयांग मिंग से कमतर हूँ। मैं पहले से ही 29 वर्ष का हूँ और ओयांग मिंग केवल 21 वर्ष का है। हमारे बीच का अंतर बहुत अधिक है। लेकिन उस बड़े वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई ने विषय बदल दिया। भयंकर बाढ़ संप्रदाय से लियू जुवान कोई आम व्यक्ति नहीं है। इस बार वह इस भोज प्रतियोगिता के दौरान अपने कौशल का प्रदर्शन करने और शानदार ढंग से चमकने के बारे में सोच रहे होंगे। शायद वह ओयांग मिंग को चुनौती देने के बारे में भी सोच सकते हैं। दक्षिण सागर क्षितिज और पंचतत्व क्षेत्र में यह सामान्य बात थी कि कोई संप्रदाय भव्य भोज के दौरान मैत्रीपूर्ण प्रतियोगिता आयोजित करता था। 7 गहन घाटियां कोई अपवाद नहीं थीं। ये युवा प्रतिभाओं के लिए भी अपना कौशल प्रदर्शित करने का एक अच्छा अवसर था। पल्स कंडेंसेशन काल और हाउटियन क्षेत्र के मार्शल कलाकार मंच पर जा सकते थे। लेकिन सच्चाई ये थी कि इन द्वितीय श्रेणी के संप्रदायों के अधिकांश हाउटियन क्षेत्र के मार्शल कलाकार लगभग 30 वर्ष की आयु के थे। उन्हें वास्तव में युवा वीर अभिजात वर्ग नहीं माना जा सकता था। लेकिन 7 गहन घाटियों के हाउटियन क्षेत्र के शिष्यों को अपना कौशल दिखाने का मौका देने के लिए उनके पास मंच पर जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। सच तो यह है कि बहुत से चेले अभी भी ऊपर जाने के इच्छुक थे। जब 7 गहन घाटियों के शिष्य के खिलाफ मुकाबला हो तो हारना कोई शर्म की बात नहीं थी और जीतना महान सम्मान का मतलब था। उदाहरण के लिए, भयंकर बाढ़ संप्रदाय के लियू जुवान ने दक्षिण क्षितिज क्षेत्र के एक गुरु के गुफा क्षेत्र में प्रवेश किया था, जिनका निधन बहुत समय पहले हो चुका था और उन्होंने अपने पीछे छोड़ी गई विरासत से एक भाग्यशाली अवसर प्राप्त किया था। अब वह भोज प्रतियोगिता में मंच पर जाने और अपने कौशल के प्रदर्शन से दुनिया को आश्चर्यचकित करने का अवसर चाहता था। समय के साथ अकेशिया गुट के महत्वपूर्ण व्यक्ति तथा साथ ही येरे गुट, मिराज गुट और रिफाइना गुट के कुछ बुजुर्ग लोग भी आने लगे। हालांकि जीथर गुट और स्वोर्ड गुट से बहुत कम लोग थे। 7 गहन घाटियों में कई आंतरिक विरोधाभास थे। जैसा कि कहावत है, जो लोग अलग अलग रास्ते पर चलते हैं उन्हें अलग अलग रास्ते अपनाने पड़ते हैं।
उनके द्वारा अपनाई गई विभिन्न साधना पद्धतियों के कारण तलवार गुट और जीथर गुट के लोगों का व्यक्तित्व बबूल गुट के लोगों से बहुत भिन्न था। बबूल गुट के इन दो अन्य गुटों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध नहीं थे। चूंकि ओयांग मिंग ने ओयांग बोयान को सफलता दिला दी थी, इसलिए केवल तलवार गुट और जीथर गुट के वे बुजुर्ग ही पहुंचे थे जिनका व्यक्तिगत रूप से अकेशिया गुट के लोगों के साथ संबंध था। कई बार शराब का दौर चला और जश्न का माहौल चरम पर पहुंच गया। अब भोज प्रतियोगिता शुरू होगी। ये भोज का मुख्य आकर्षण था। कई युवा वीर अभिजात वर्ग मंच पर जाते समय मुस्कुराए। ये प्रतिभाएं अपने संप्रदाय की महानतम प्रतिभाएं थीं। स्वाभाविक रूप से उन्होंने तालियों की गड़गड़ाहट सुनी। लेकिन इस समय 7 गहन घाटियों से सिर्फ कई 100 मील दूर लिनमिंग फायरशाइन की पीठ पर खड़ा था जब वह भोज की दिशा में उड़ रहा था। वह पहले से ही कई 100 मील दूर से गहन आकाश पर्वत को देख सकता था। फायरशाइन के लिए ये कई 100 मील की दूरी तय करने में केवल एक धूपबत्ती जैसा समय लगेगा। सफेद संगमरमर के मंच के मध्य में एक तलवार की रोशनी चमकी और 7 गहन घाटियों का एक शिष्य दयनीय खांसी के साथ मंच से उड़ गया। भयंकर बाढ़ संप्रदाय के लियू जुबान विजय। परिणाम की घोषणा करते समय रेफरी ने लियू जुबान की आंखों में गहराई से देखा। भयंकर, इस लियू जुबान ने लगातार 3 मैच जीते हैं और उसमें अभी भी ताकत बाकी है। युवा पीढ़ी वास्तव में वीर अभिजात वर्ग से भरी हुई है। लियू जुबान, ये तियान, जहां ज्ञान सभी पिछले वाले से अधिक शक्तिशाली हैं। लेकिन वास्तव में जो भयंकर हैं वे 7 गहन घाटियों के स्वामी हैं। जो लोग लियू शुबान के पीछे आए हैं वे आंतरिक दरबार के शिष्य हैं। यद्यपि वे हार गए, लेकिन उनके बीच अंतर बहुत अधिक नहीं है। यदि 7 गहन घाटियों के मुख्य शिष्य या प्रत्यक्ष शिष्य मंच पर प्रवेश करते हैं तो मुझे नहीं पता कि वे लड़ाइयाँ कैसी होंगी। एक शिष्य ने आह भरी। हर कोई ओयांग मिंग की ओर देखे बिना नहीं रह सका और ये देखकर आश्चर्यचकित हो गया कि उसके चेहरे पर एक स्पष्ट स्वप्निल भाव था, जैसे कि उसे मंच पर हो रहे इन झगड़ों की कोई परवाह ही नहीं थी। जाहिर है, इस स्तर की लड़ाइयाँ, यहाँ तक कि लियू जुबान वाली लड़ाइयाँ भी ओयांग मिंग की नज़रों में नहीं आती थीं। जो लोग उसकी ओर देखते थे उनके मन में एक अत्यंत गहरी और गहन भावना उत्पन्न होती थी। ओयांग मिंग की ताकत का स्तर कहाँ तक है? कुछ लोग तो पूछे बिना रह ही नहीं सके। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। संक्षेप में, मैं बस इतना ही कह सकता हूँ कि वह अत्यंत शक्तिशाली है। शायद वह हमारे संप्रदाय के सम्राट से भी अधिक शक्तिशाली है। जो बोल रहा था वह एक छोटे संप्रदाय का शिष्य था। उनके संप्रदाय का सम्राट पहले ही हावेयन क्षेत्र के शिखर पर पहुंच चुका था। तुम्हारे प्रभु से भी अधिक शक्तिशाली। क्या यह अतिशयोक्ति नहीं है? अल्पविराम 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 डॉट डॉट। इस समय ओयांग बोयान मुख्य द्वीप के ऊपर बैठा हुआ था, युद्ध की प्रगति को देख रहा था और अपने कानों में धीरे धीरे आती वाद्य यंत्रों की ध्वनि सुन रहा था। उसके चेहरे पर बहुत ही आनंदपूर्ण भाव था, मानो वह जीवन की सभी सुख सुविधाओं का आनंद ले रहा हो। उसके दोनों ओर सुंदर स्त्रियां झूम रही थीं। ये उसकी रखेलें और दासियां थीं। जब ये खूबसूरत महिलाएं उसके चारों ओर घूम रही थीं तो ये सचमुच एक खूबसूरत दृश्य था। आज का दिन ओयांग बोयान के लिए सबसे खुशी का दिन था। लिनमिंग की मृत्यु हो गई थी। किन शिंगशुआन को एक दुखद और दर्दनाक मौत का सामना करना पड़ेगा। किन परिवार और लिन परिवार दोनों नष्ट हो जाएंगे और जल्द ही किन जिया को दंडित किया जाएगा। ओयांग बोयान के सभी विचार सहज थे। इतना ही नहीं, इस भोज के दौरान एक दूसरे दर्जे के संप्रदाय ने भी उन्हें 12 शुद्ध यिन लड़कियां भेंट की थीं। इन 12 शुद्ध यिन लड़कियों में तीसरी कक्षा से ऊपर की प्रतिभा होनी चाहिए थी और उनकी उम्र 20 वर्ष से कम होनी चाहिए थी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्हें सुंदर कुंवारी महिलाएं भी होना चाहिए। सबसे कठिन शर्त उनकी जन्मतिथि थी। इन 12 लड़कियों को इकट्ठा करना बेहद कठिन था। प्रारंभ में झांग गुवानियू ने ओयांग दिहुआ को सहायता के लिए 12 शुद्ध यिन लड़कियों का एक समूह देने की पेशकश की थी और इसका अंतिम परिणाम यह हुआ कि ओयांग दिहुआ को अपनी जान गंवानी पड़ी। 12 शुद्ध यिन लड़कियां दिव्य बबूल शक्ति की साधना के लिए अत्यंत लाभदायक थीं। ओयांग बोयान पहले ही इन 12 युवा और सुंदर लड़कियों को देख चुका था और उसने जो देखा उससे वह बेहद संतुष्ट था। आज रात वह उनका कौमार्य ले लेगा और इसका उपयोग अपनी साधना को बढ़ाने के लिए करेगा। ये सोचते ही ओयांग बोयान के विचार कामुकता से गर्म होने लगे। उसका मन पहले से ही उन 12 खूबसूरत लड़कियों के शरीर पर चला गया था। लेकिन इस समय अचानक उसके सामने एक ज्वाला जल उठी। यह एक ध्वनि संचारित करने वाला ताबीज था। ओयांग बोयान ने इस ध्वनि संचारक ताबीज से संदेश सुना और चौंक गया। दिव्य फीनिक्स से कोई 7 गहन घाटियों में अपना रास्ता बना रहा है। ओयांग बोयान को एक क्षण के लिए संदेह हुआ और फिर उसने फीनिक्स पक्षी की तीव्र आवाज सुनी। 10 मील दूर एक विशाल वर्मिलियन पक्षी आसमान को चीरता हुआ आया और आग की लपटों का एक रास्ता छोड़ गया जिसने आकाश को जला दिया। ओयांग बोयान खड़ा हुआ। सिंदूरी पक्षी दिव्य फीनिक्स द्वीप का पूर्ण प्रतीक था। यदि कोई व्यक्ति वर्मिलियन पक्षी को देखता तो उसे बिना किसी संदेह के पता चल जाता कि यह दिव्य फीनिक्स द्वीप है। लेकिन दिव्य फीनिक्स द्वीप से कोई व्यक्ति 7 गहन घाटियों में क्यों आएगा? वे उसे बधाई देने तो नहीं आ सकते थे, है ना? दिव्य फीनिक्स द्वीप में अनगिनत जियानेटियन स्वामी थे। उनके लिए ओयांग बोयान, जो अभी मध्य जियानेटियन क्षेत्र में घुसा था, एक पाद के भी लायक नहीं था। तो फिर वे यहाँ जश्न मनाने कैसे आ सकते हैं? वहां उपस्थित सभी लोगों ने विशालकाय वर्मिलियन पक्षी को भी अपनी ओर आते देखा।
7 गहन घाटियों के प्रवेश द्वार पर किसी को भी उड़ने की अनुमति नहीं थी, लेकिन किसी ने भी इस सिंदूरी पक्षी को रोकने की हिम्मत नहीं की। लिनमिंग सीधे गहन आकाश पर्वत की ओर उड़ गया। कई छोटी छोटी आत्मा नौकाएं उसके पास आईं और यह जानना चाहती थीं कि वह कौन है, लेकिन फायरशाइन ने उन्हें तुरंत ही नीचे गिरा दिया। फायरशाइन की गति रिवॉल्विंग कोर मास्टर से भी अधिक थी। हे भगवान, क्या वह फीनिक्स है? एक फीनिक्स? मैं कुछ नहीं देख पा रहा हूँ। यह नीचे आ रहा है। यह नीचे आ रहा है। कई हजार जोड़ी आंखें आसमान की ओर ताकती हुई थीं। सभी लोग खड़े हो गए। वहां उपस्थित अधिकांश लोग द्वितीय श्रेणी के संप्रदायों से थे। वे कभी भी एक संत पशु के आगमन को कैसे देख सकते थे? वे फीनिक्स और वर्मिलियन पक्षी के बीच अंतर नहीं बता सके। 100 फुट लंबे पंखों का फैलाव और पूरी तरह से दहकती आग की लपटों में घिरा शरीर तेज हवाओं ने भंवर बना दिया, जिससे नीचे मौजूद सभी लोगों के लिए सांस लेना मुश्किल हो गया। फायरशाइन ने अपने विशाल पंख बंद किए और पूरी तरह से निडर होकर दुनिया को देखते हुए सीधे नीचे गिर गया। टकराना। सभी दिशाओं में आग की लपटें उठने लगीं। आग की किरणें सीधे झील के द्वीप के मध्य में गिरीं और अग्नि में हवा की गर्म धाराओं ने सारे फर्नीचर को तोड़ दिया। कमजोर साधना वाले मार्शल कलाकारों को भी इस तेज हवा के कारण कई कदम पीछे हटना पड़ा। वहां उपस्थित सभी लोग भयभीत हो गए। फायरशाइन म्यू युहुआन का सिंदूरी पक्षी था। यह एक बड़ा वर्मिलियन पक्षी था। म्यू कियानयू की लिटिल फ्लेम की तुलना में इसका आकार 2 गुना से भी अधिक था। क्या वह दिव्य फीनिक्स द्वीप का दूत है? दिव्य फीनिक्स द्वीप भी एल्डर ओयांग को बधाई भेजता है। एल्डर ओयांग का चेहरा सचमुच बहुत बढ़िया है। 7 गहन घाटियों के कई शिष्य आपस में उत्साहपूर्वक बातें कर रहे थे। उन्होंने यह मान लिया कि दिव्य फीनिक्स द्वीप ने यहां अपना दूत इसलिए भेजा था ताकि ओयांग बोयान को बधाई दी जा सके। ये बात अविश्वसनीय लग रही थी, लेकिन पिछली 7 गहन घाटियों की कुलगुटीय सैन्य बैठक के दौरान दिव्य फीनिक्स द्वीप ने भी एक दूत को दौरे के लिए भेजा था। उनके सीमित विश्व दृष्टिकोण में यह संभव था कि दिव्य फीनिक्स द्वीप किसी को ओयांग बोयान को मध्य जियानेटियन क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए बधाई देने के लिए भेजेगा। बेशक ओयांग बोयान ने कभी भी इस तरह के काल्पनिक विचार को मन में नहीं लाया था। उसकी अभिव्यक्ति गंभीर थी और उसकी नजरें पहले से ही वर्मिलियन बर्ड की पीठ पर ले जाई जा रही कई आकृतियों पर टिकी हुई थीं। एक युवक नीचे कूद गया। उस क्षण 7 गहन घाटियों का प्रत्येक शिष्य चुप हो गया। कई हजार आंखें पूरी तरह स्तब्ध होकर इस युवक की ओर देखने लगीं। इस व्यक्ति ने काले कपड़े पहने थे और उसके लंबे बाल बेतरतीब ढंग से बिखरे हुए थे। उसके हाथ में एक गहरा बैंगनी लाल रंग का लंबा भाला था। उसका सुंदर चेहरा ऐसा लग रहा था मानो उसे किसी तलवार से काट दिया गया हो और उसकी 2 सीधी बाहें ऊपर की ओर झुकी हुई थीं। उसकी आंखें इतनी गहरी और गंभीर थीं मानो उनमें रात का अनंत आकाश समाया हो। वह केवल वहीं खड़ा रहा, फिर भी दबाव की एक विशाल अदृश्य लहर ज्वार की तरह उससे बाहर निकली, यहाँ तक कि सैकड़ों फीट दूर बैठे लोग भी इस आभा को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकते थे। इससे उन्हें सांस लेने में कठिनाई होने लगी और दिल की धड़कनें बढ़ने लगीं। इस समय चौक के बीचों बीच खड़ा वह युवक युद्ध का स्वर्गीय देवता जैसा प्रतीत हो रहा था। कौन है वो? दूसरे दर्जे के संप्रदाय के शिष्य आपस में बातें करने लगे। उन्होंने लिन मिंग का नाम सुना था, लेकिन उन्होंने लिन मिंग को पहले कभी नहीं देखा था। हालांकि 7 गहन घाटियों के शिष्य भ्रमित थे। उनमें से कई लोगों ने अवचेतन रूप से अपनी आंखें रगड़ीं, ये सोचकर कि वे मतिभ्रम कर रहे हैं। लिन मिंग, ये वास्तव में लिन मिंग था। वह मरा नहीं था। ओयांग मिंग का चेहरा पूरी तरह बदल गया था। पहले की शांत मुस्कान गायब हो चुकी थी। उसकी जगह उसके अस्तित्व की गहराई से उपजी गहरी विस्मय और श्रद्धा ने ले ली थी। वह 1.5 साल पहले की घटनाओं को कभी नहीं भूल पाएंगे। कुलगुट मार्शल मीटिंग में प्रारंभिक पल्स कंडेंसेशन अवधि में लिन मिंग ने उसे पूरी तरह से हरा दिया था। उसके पास प्रतिरोध करने की थोड़ी सी भी क्षमता नहीं थी। अब 1 वर्ष से अधिक समय बीत चुका था और ओयांग मिंग प्रारंभिक हाओयेन क्षेत्र में पहुंच चुका था। एक बार तो उसने यह मान लिया था कि लिन मिंग मर चुका है, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि वह आज यहां उसके सामने खड़ा होगा। इतना ही नहीं, बल्कि उनकी साधना हाओयेन क्षेत्र तक पहुंच गई थी। सिर्फ 1.5 साल में लिन मिंग की साधना 1.5 गुना बढ़ गई थी। शुरुआत में लिन मिंग की खेती ओयांग मिंग की तुलना में कमजोर थी, लेकिन अब लिन मिंग ने ओयांग मिंग को बहुत पीछे छोड़ दिया था। यदि प्रारंभिक पल्स कंडेंसेशन अवधि के लिन मिंग में पहले से ही चरम पल्स कंडेंसेशन अवधि जियांग बाओयुन को हराने की क्षमता थी, तो वर्तमान देर से हाउटियन क्षेत्र लिन मिंग कितना भयानक था। क्या वह प्रारंभिक जियानेटियन राज्य के बराबर ताकत रख सकता था? ओयांग मिंग को केवल अपने मन में कांपता हुआ महसूस हुआ। उसने अब संभावनाओं की कल्पना करने की हिम्मत नहीं की। ओयांग बोयान की आंखें जोर से फड़कने लगी, उसकी मुट्ठियां कस गईं और हथेलियां पसीने से तर हो गईं। लिन मिंग की मृत्यु नहीं हुई थी। वह क्यों नहीं मरा? न केवल वह जीवित था, बल्कि उसकी साधना वास्तव में हाओयेन क्षेत्र तक पहुंच गई थी। महज 1.5 साल में ये कैसे हो गया? ओयांग बोयान अपने दिल में चिल्ला रहा है। वह नफरत करता था। वह निच्छुक था। उसे डर था। यह असंभव था कि लिन मिंग को पता न चला हो कि उसने पिछले महीनों में क्या किया था। शायद लिन मिंग अपनी वर्तमान ताकत से उसे धमकी देने में सक्षम नहीं हो सकता है, लेकिन बाद में क्या होगा? यदि उसकी वृद्धि इसी तीव्र गति से जारी रही, तो 1 वर्ष में लिन मिंग उसे मार भी सकता है। जब वह समय आया, तो वह इस बात पर भरोसा नहीं कर सकता था कि 7 गहन घाटियों में कोई भी उसकी रक्षा के लिए अपना सिर उठाएगा।
पूर्ण शक्ति के दमन के अंतर्गत 7 गहन घाटियां भी उसे बलिदान करने में एक क्षण के लिए भी नहीं हिचकिचाएंगी। इसका मतलब यह था कि वह केवल भाग सकता था। यदि वह 7 प्रोफाउंड वैलीज में रहता तो उसे केवल मौत का सामना करना पड़ता। ओयांग बोयान ने लिन मिंग को ठंडे भाव से देखा। उसने माफी मांगने जैसा कोई मूर्खतापूर्ण या बेकार काम नहीं किया। जिस क्षण लिन मिंग नीचे गिरा, उसने अपने शरीर से भारी और भारी हत्या की भावना को महसूस किया। ओयांग बोयान जानता था कि लिन मिंग ने पहले ही उसे मारने का संकल्प ले लिया था। दुर्भाग्यवश लिन मिंग बहुत अधिक आवेगशील था। यदि वह धैर्यपूर्वक 1 और वर्ष तक प्रतीक्षा करता तो शायद वह उसे मार सकता था। उस क्षण ओयांग बोयान के दिल में कई विचार कौंधे। उसने अपना धैर्य नहीं खोया। इसके बजाय वह एक पेड़ की तरह स्थिर खड़ा रहा। बड़े ओयांग, जब हम आखिरी बार मिले थे तब से अब तक आप कैसे हैं? मुझे आशा है आप अच्छे होंगे। लिन मिंग जब बोल रहे थे तो उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, लेकिन उसकी आवाज़ एक ठंडी हवा की तरह थी जो रसातल की 9वीं परत से ऊपर आ रही थी। भोज का पूरा माहौल अचानक 0 डिग्री तक ठंडा हो गया। उनमें से कई लोग जो दूसरे दर्जे के संप्रदायों से थे, वे नहीं जानते थे कि उनके सामने खड़ा ये युवक कौन है। लेकिन वे ये समझ पाए कि यह व्यक्ति उन्हें बधाई देने नहीं आया था, बल्कि तमाशा बिगाड़ने आया था। ये कौन था? क्या उसने 7 गहन घाटियों में बलपूर्वक प्रवेश करने का साहस किया? लेकिन संत जानवर को देखते हुए ये युवक निश्चित रूप से सामान्य नहीं था। संभवतः वह किसी बड़े परिवार या संप्रदाय से आया था। 7 गहन क्षेत्र में रहने वाले कई लोग केवल ये जानते थे कि सबसे बड़ी शक्ति 7 गहन घाटियां थीं। वे दिव्य फीनिक्स द्वीप के अस्तित्व के बारे में नहीं जानते थे। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। आखिरकार केवल वे ही लोग जो शीर्ष पर हैं, बड़ी दुनिया से परिचित हो सकेंगे। शुरू में लिन मिंग को भी दिव्य फीनिक्स द्वीप के अस्तित्व के बारे में पता नहीं था। ओयांग बोयान की अभिव्यक्ति बदसूरत थी। वह मुस्कुराना चाहता था, लेकिन अंततः उसने प्रयास करना बंद कर दिया। तुम यहाँ इस बूढ़े आदमी के साथ जश्न मनाने नहीं आए हो। लिन मिंग ने अपना भाला नीचे रखा और आलस से सफेद संगमरमर के वर्क पर पूर्णिमा का चित्र बनाया। वह हंसा और फिर धीरे से बोला, बिल्कुल नहीं, मैं यहाँ तुम्हारी जान लेने आया हूँ। इस वाक्य से पूरा दर्शक मंडल स्तब्ध रह गया। 7 गहन घाटियों के अधिकांश शिष्यों को यह नहीं पता था कि ओयांग बोयान की लिन मिंग के साथ दुश्मनी थी। जहां तक उन दूसरे दर्जे के संप्रदाय के लोगों की बात है, तो वे ये भी नहीं जानते थे कि लिन मिंग कैसा दिखता है। ऐसी बात तो दूर की बात है। क्या ओयांग बोयान की जान ले लो? क्या मैंने गलत सुना? कोई भी समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है। ये 7 गहन घाटियों का क्षेत्र था और किसी ने 7 गहन घाटियों के बुजुर्ग की जान लेने की धमकी देने का साहस किया। क्या ये वे शब्द थे जो एक सामान्य व्यक्ति कहता? इतना ही नहीं, इस युवक की साधना केवल उत्तर हाओयेन क्षेत्र तक ही सीमित थी। यद्यपि उसकी गति बहुत तीव्र थी, फिर भी वह क्या कर सकता था? यहाँ तक कि ओयांग मिंग, जिसने लिन मिंग की ताकत को स्वीकार किया था, उसे भी लगा कि लिन मिंग भोली थी। इतने सारे बबूल गुट के बुजुर्गों की उपस्थिति में लिन मिंग संभवतः उनके सामने किसी को कैसे मार सकता था? वास्तव में वह संभवतः ओयांग बोयान को पराजित नहीं कर पाएंगे। किन जिया ने मुस्कुराने की कोशिश की। अंततः ऐसा लगा कि वे इस परिणाम से बच नहीं सकेंगे। मेरी जान ले, हा हा हा। ओयांग बोयान खिलखिलाकर हंसा। ये बूढ़ा आदमी यहाँ खड़ा है। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम मेरी जान कैसे लोगे। लिन मिंग ने बिना कोई जवाब दिए उपहास किया। बैंगनी धूमकेतु भाले के एक झटके के साथ भाले की नोक के ऊपर बिजली की चमक चमकने लगी। जैसे ही लिन मिंग ने ओयांग बोयान की ओर एक एक कदम बढ़ाया, उसकी गति बढ़ने लगी और वह अपनी सीमा तक जमने लगी। कितना दुस्साहस है! तुम्हें क्या लगता है तुम कहाँ हो? इसी समय एक ड्रैगन दाढ़ी वाला आदमी आगे आया, जिसके हाथ में 9 फुट लंबी छड़ी थी। ये ड्रैगन दाढ़ी वाला आदमी दूसरे दर्जे के संप्रदाय से आया था और उसकी प्रतिभा भी अच्छी थी। उनकी साधना जियानेटियन क्षेत्र में आधा कदम थी, लेकिन अपने सीमित संसाधनों के कारण वह 10 वर्षों से इस स्तर पर फंसा हुआ था और जियानेटियन क्षेत्र तक पहुंचने में सक्षम नहीं था। इस बार वह ओयांग बोयान से मदद मांगने आया था। उसने बबूल गुट में घुसपैठ करने और दिव्य बबूल शक्ति की खेती करने के लिए बड़ी संख्या में उपहार तैयार किए थे, जिससे उसे जियानेटियन क्षेत्र में घुसने का अवसर मिलने की उम्मीद थी। चूंकि ड्रैगन दाढ़ी वाले व्यक्ति को ओयांग बोयान से मदद की जरूरत थी, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से इस समय अपना सिर उठाकर अपनी पूर्ण वफादारी दिखाएगा। वह ये नहीं जानता था कि लिन मिंग कौन था, न ही उसने ओयांग मिंग की आंखों में दया देखी, जो उसे पीछे से देख रहा था। हालांकि ड्रैगन दाढ़ी वाला आदमी मूर्ख नहीं था। चूंकि यह युवक यहाँ फीनिक्स पर सवार होकर आया था, इसलिए संभवतः उसकी ताकत उसकी अपनी ताकत से भी अधिक थी। उसके हाथ की एक लहर से उसके पीछे खड़े 3 लोग आगे कूद पड़े। उनकी साधनाएं हाओयेन क्षेत्र के शिखर पर थीं। वे सभी एक ही संप्रदाय से थे। आज वे सभी खुद को ओयांग परिवार कबीले के अधीन करने आए थे। हम चारों मिलकर उस पर हमला करेंगे। पीछे मत हटो, इस आदमी से निपटना आसान नहीं होगा। ड्रैगन दाढ़ी वाले आदमी ने एक सच्चे सार ध्वनि संचरण के साथ दूसरों से कहा। ठीक है, वे चारों एक साथ कई कठिनाइयों से गुजर चुके थे और एक दूसरे को अच्छी तरह समझते थे तथा आपस में अच्छा समन्वय स्थापित करने में सक्षम थे। उन्हें एक दूसरे की ताकत पर अटूट विश्वास और समझ थी। यदि वे एक ही समय में हमला करते हैं और 4 अलग अलग दिशाओं से लिन मिंग के कमजोर कोनों पर हमला करते हैं, तो लिन मिंग के लिए एक साथ इतने सारे हमलों को रोकना असंभव होगा।
मेरे रास्ते से बाहर। टकराना। दबाव की एक भयावह वायु लहर फूट पड़ी। लिन मिंग ने हिलने की भी जहमत नहीं उठाई, ये तो बस उसके भीतर समाहित विशाल गति थी जो अचानक बाहर आ गई। एक क्रूर और हिंसक सच्चा सार लापरवाही से बाहर निकल आया और एक अतुलनीय रूप से तेज और घातक तूफान ने फर्श से संगमरमर की टाइलें उड़ा दी। पफ। वे चारों पीछे की ओर उड़ते हुए खून से लथपथ हो गए, उनके शरीर फर्श पर टकराए और लात मारकर गिराए गए लौकी की तरह दर्जनों फीट पीछे लुढ़क गए। उनमें से 2 तो असहाय होकर झील में गिर गए। जहां तक लिन मिंग का सवाल है, वह तो बिल्कुल भी नहीं हिला था। संपूर्ण दर्शक दीर्घा स्तब्ध रह गई। क्या उन्होंने एक ही चाल से 4 शीर्ष हाउटियन मास्टर्स को हरा दिया? वह कैसे संभव है? एक कदम। क्या आपको लगता है कि लिन मिंग ने वास्तव में कोई कदम उठाया है? मैंने तो इसे देखा ही नहीं। वह वहीं खड़ा रहा, बिल्कुल भी नहीं हिला। उसने केवल चिल्लाकर कहा, मेरे रास्ते से हट जाओ, और उसकी आभा से वे सभी लोग पीछे की ओर उड़ गए। एक हाउटियन क्षेत्र 7 गहन घाटियों शिष्य ने कहा। उसकी शक्ति बेहतर थी, इसलिए वह द्वितीय श्रेणी के संप्रदाय के शिष्यों की तुलना में अधिक स्पष्टता से देख पा रहा था कि क्या घटित हुआ था। लिन मिंग। दूसरे दर्जे के संप्रदाय के अनुयायी चौंके। क्या वह युवक लिन मिंग है? कौन सा लिन मिंग? ऐसी बेवकूफ़ी भरी बकवास मत बोलो। स्वाभाविक रूप से यह वह है जो पिछले 7 गहन घाटियों कुल गुट मार्शल मीटिंग का चैंपियन बन गया। वह लिन मिंग। इस टिप्पणी के साथ ही चौक में एकाएक अवाक आवाज गूंजी और फिर सन्नाटा छा गया। इस समय किसी ने ये पूछने की परवाह नहीं की कि लिन मिंग की मृत्यु क्यों नहीं हुई। इसके बजाय वे उसकी अत्यधिक शक्ति से चकित थे। लिन मिंग केवल 17 साल का था। 17 वर्ष का। न केवल उसकी साधना उत्तर हावेयन क्षेत्र में थी, बल्कि उसकी शक्ति इतनी असामान्य डिग्री तक पहुंच गई थी कि वह 4 शीर्ष हावेयन मास्टर्स और यहां तक कि एक आधे कदम के जियानिटियन मास्टर को भी घायल अवस्था में वापस भेजने में सक्षम था। अब इन तथाकथित प्रतिभाओं के बीच पहले जो प्रतिस्पर्धा होती थी, वह बस छोटे बच्चों के एक दूसरे को थप्पड़ मारने जैसी थी, एक भद्दी घटना के अलावा और कुछ नहीं। दूसरे दर्जे के संप्रदाय के मार्शल कलाकारों को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वे कोई स्वप्न देख रहे हों। यह एक सच्ची शीर्ष प्रतिभा थी। क्या ऐसा कोई व्यक्ति सचमुच इस संसार में मौजूद था? भयंकर बार संप्रदाय के लियू जुवान ने चौक के केंद्र में लिन मिंग को देखा, उसकी हथेलियों से पसीना बह रहा था। वह बचपन से ही एक प्रतिभाशाली व्यक्ति के रूप में बड़ा हुआ था और उसका चरित्र स्वाभाविक रूप से अहंकारी और घमंडी हो गया था। उनका मानना था कि दक्षिण क्षितिज क्षेत्र के एक लंबे समय से मृत रहस्यमय गुरु की गुफा हवेली में ठोकर खाने और एक महान भाग्यशाली अवसर प्राप्त करने के बाद वह स्वयं शीर्ष प्रतिभाओं की श्रेणी में प्रवेश करने में सक्षम हो जाएगा। लेकिन अब लिन मिंग की तुलना में वह एक मजाक के अलावा कुछ भी नहीं था। वह ओयांग मिंग की ओर देखे बिना न रह सका और उसने देखा कि उसके चेहरे पर भी बहुत चिंता थी। हालांकि ओयांग मिंग ने यह नहीं सोचा था कि ये 4 लोग लिन मिंग की जान को खतरे में डाल पाएंगे, फिर भी वे 4 थे और वे संयुक्त हमले की तकनीक में भी कुशल थे। कम से कम उन्हें लिन मिंग को उनसे निपटने के लिए कुछ प्रयास करने के लिए मजबूर करना चाहिए था। उसने कभी नहीं सोचा था कि लिन मिंग केवल एक ही चीख देगा और वे चारों पीछे की ओर उड़ जाएंगे। लिन मिंग की प्रतिभा 1.5 साल पहले की तुलना में और भी अधिक भयानक थी। ओयांग मिंग की रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। लिन मिंग ने वहां उपस्थित सभी लोगों पर ठंडी नजर डाली। उसकी आवाज में गहरी हत्यारी मंशा थी जब उसने कहा, यह आखिरी और अंतिम बार है जब मैं दया दिखाऊंगा। अगर कोई फिर से मेरा रास्ता रोकेगा तो वह मौत के रास्ते पर चल पड़ेगा। 7 गहन घाटियों के सभी बुजुर्गों का रंग पूरी तरह बदल गया। उपस्थित अधिकांश बुजुर्ग प्रारंभिक जियानिटियन क्षेत्र में थे और उनमें से कई ऐसे भी थे जो कुछ वर्ष पहले ही प्रारंभिक जियानिटियन क्षेत्र में प्रवेश किए थे। कुछ क्षण पहले वे जो कुछ भी हुआ था उसे स्पष्ट रूप से देख पा रहे थे। यद्यपि वह ड्रैगन दाढ़ी वाला आदमी और उसके साथ ही एक छोटे संप्रदाय से थे और उनकी ताकत भी साधारण थी, फिर भी उनकी साधना कम से कम हावेयन क्षेत्र के शिखर पर थी। यदि वे लिन मिंग की स्थिति में होते तो वे लिन मिंग की तरह जीत नहीं पाते। वर्तमान लिन मिंग का सामना करते हुए इसने उन्हें इस विश्वास को जन्म दिया कि वे उसका रास्ता नहीं रोक सकते। लिन मिंग ने बैंगनी धूमकेतु भाला पकड़ लिया और एक एक कदम आगे बढ़ता रहा। भाले की नोक पर गड़गड़ाहट और आग की शक्ति चमक उठी। ओयांग बोयान का रंग इतना खराब हो गया कि उसमें से पानी रिसने लगा। अंततः उसे सबसे महत्वपूर्ण और भयानक सत्य का एहसास हुआ, वह ये कि लिन मिंग के पास उससे निपटने की क्षमता थी। लिन मिंग के हर कदम के साथ उसकी गति और भी अधिक प्रबल होती गई। ओयांग बोयान को अपने ऊपर भारी दबाव महसूस हुआ। वर्तमान लिन मिंग एक मृत्यु देवता की तरह था और वह धीरे धीरे पास आती पाताल की आवाज सुन रहा था। तुम तो बदचलन हो। क्या तुम सचमुच सोचते हो कि मेरे बबूल गुट में कोई भी तुम्हें रोक नहीं पाएगा? अभी अभी ढोल जैसी आवाज सुनाई दी। एक सफेद वस्त्र पहने बूढ़ा आदमी अचानक चौक पर प्रकट हुआ। वह बबूल गुट के बुजुर्ग ओयांग गुआंग थे और उनकी साधना मध्य जियानिटियन क्षेत्र के शिखर पर थी। ये भोज उसके द्वारा उपपत्नी लेने का उत्सव भी था। इस भोज के मेजबानों में से एक होने के नाते वह किसी को इसे इस तरह बर्बाद करने की अनुमति कैसे दे सकते थे? लिन मिंग ने शांति से ओयांग गुआंग को देखा। उसकी आवाज हड्डियों को कंपा देने वाली थी जब उसने कहा, तुम मेरा रास्ता रोकना चाहते हो? क्या मजाक? यह मेरा बबूल गुट है, यह ऐसी जगह नहीं है जहां आप इतने उग्र हो सकते हैं। क्या तुम सचमुच सोचते हो कि तुम इस संसार में अजेय हो? क्या तुम पहले इस बूढ़े आदमी को मार डालोगे?
लिन मिंग ने बैंगनी धूमकेतु भाले को अपने सामने क्षैतिज रूप से रखा और उदासीनता से कहा, जो लोग मेरा रास्ता रोकेंगे वे मर जाएंगे। लिन मिंग के मन में पहले से ही बबूल गुट के प्रति कोई अनुकूल धारणा नहीं थी। अतीत में अकेशिया गुट की कार्रवाइयों का उल्लेख नहीं करना, केवल यह मामला कि ओयांग बोयान ने किन शिंगक्सुआन से निपटने की कोशिश की, वह ऐसा कैसे कर सकता था और किन जिया को दबा सकता था यदि उसे अकेशिया गुट के माध्यम से अपने संबंधों की मदद न मिलती। बबूल गुट 7 गहन क्षेत्र पर एक संकट था। बबूल गुट ने जो कुछ भी उत्पादित किया वह सबसे नीच कूड़ा था। लिन मिंग कोई खून का प्यासा या दुष्ट व्यक्ति नहीं था, लेकिन बबूल गुट के बदमाशों से निपटने में उसे उन्हें मारने में कोई हिचक नहीं हुई। सचमुच तुम घमंडी जूनियर हो, तुम्हें पता नहीं कि मरने का क्या मतलब होता है। अपने मात्र हावेयन क्षेत्र साधना के साथ आप अपने स्तर के मार्शल कलाकारों पर हावी हो सकते हैं, इसलिए आपको लगता है कि इस दुनिया में कोई भी आपको हरा नहीं सकता है। आज ये बुरा आदमी आपको अनुभव कराएगा कि ज़ियानिटियन मास्टर की ताकत कैसी होती है। ओयांग गुआंग ने जोर से चिल्लाया और उसके शरीर से असली सार फूट पड़ा। बैंगनी रंग का सच्चा सार उसके डानेटियन से बाहर निकला। एक जियानिटियन क्षेत्र के मार्शल कलाकार के डेंटियन में सच्चे सार का एक चक्रवात होता था, उनका असली सार एक हाउटियन क्षेत्र के मार्शल कलाकार की तुलना में बहुत शुद्ध और मोटा था। ओयांग गुआंग के हाथ में एक चमकदार बैंगनी लौ तुरंत एक बैंगनी हड्डी के भाले में परिवर्तित हो गई। इस भाले के शरीर से भूतिया चीखें निकल रही थीं। ये एक दिव्य बबूल शक्ति का बैंगनी ज्वाला अस्थिलांश था। लिन मिंग ने यह हरकत पहले भी कई बार देखी थी, लेकिन जो उसने पहले देखा था उसकी तुलना में ओयांग गुआंग के हाथ में बैंगनी हड्डी का भाला बहुत मोटा और बड़ा था। इतना ही नहीं, बल्कि अंत भी एक भयानक और अशुभ खोपड़ी के आकार का था। यह अतुलनीय रूप से भयंकर लग रहा था। जूनियर, मरने के लिए तैयार हो जाओ। ओयांग गुआंग ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ हड्डी का भाला बाहर फेंक दिया। उसका लक्ष्य लिन मिंग का पेट था। हालांकि उसने लिन मिंग को मारने की हिम्मत नहीं की, लेकिन उसने उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ा। भूतिया खोपड़ी वाला भाला बिजली की तरह तेज था। उसके पीछे एक धुंधली छाया थी, साथ में बैंगनी लपटों की एक लंबी पूंछ थी। ये भूतों की करुण चीख के साथ हवा में गूंज रहा था, जो लगभग कान के पर्दों को चीरती हुई जा रही थी। लिन मिंग की अभिव्यक्ति वैसी ही थी और उसकी आंखें ठंडी थीं। नीला सच्चा सार उसके शरीर के चारों ओर ज्वाला की तरह फैल गया और कोई भी इस अतुलनीय रूप से तीक्ष्ण सच्चे सार की ध्वनि को हवा में चीरते हुए स्पष्ट रूप से सुन सकता था। दिव्य दानव थंडर आत्मा। लिन मिंग ने अपना भाला बाहर निकाला। बिजली चमकी। बैंगनी बिजली की मोटी चाप चमकीले रक्त लाल बिजली के साथ मिलकर एक विशाल घूमती हुई बिजली की किरण का निर्माण करती है। बिजली की यह किरण बैंगनी ज्वाला अस्थिलांश से टकराए। भूत प्रेतों और शैतानों के विरुद्ध वज्र की शक्तिपूर्ण दमनकारी थी। दिव्य दानव थंडर सोल के बैंगनी ज्वाला अस्थिलांश से टकराने के बाद केवल ऊंची ची ची चीख ध्वनि हुई। पर्पल फ्लेम बोन लांस वास्तव में बर्फ की एक गेंद की तरह था जो धधकती भट्टी में गिर गया, वह तुरंत पिघल गया। गड़गड़ाहट की शक्ति जरा भी कम नहीं हुई। गड़गड़ाहट की तेज आवाज के साथ ये सीधे ओयांग गुआंग की ओर जा गिरा। ओयांग गुआंग की आंखें आश्चर्य और सदमे से चौड़ी हो गईं। वहां उपस्थित सभी लोग भी आश्चर्यचकित थे। आखिर यह कैसे संभव हुआ? हर किसी को पहले से ही उम्मीद थी कि लिन मिंग के पास एक जियानिटियन क्षेत्र के मार्शल कलाकार की ताकत थी, लेकिन उसे ओयांग गुआंग की मारक चाल को इतनी आसानी से तोड़ने में सक्षम नहीं होना चाहिए था। मेरी वज्र शक्ति विशेष रूप से भूतों और शैतानों को नष्ट करने में सक्षम है। क्या एल्डर ओयांग को इतनी बुनियादी बात भी नहीं पता? लिन मिंग की आवाज में उपहास का भाव था, लेकिन उनके हाथों में हमला बिल्कुल भी धीमा नहीं हुआ। दिव्य दानव थंडर आत्मा को बाहर भेजे जाने के बाद लिन मिंग की भाला क्षमता बदल गई। गिरे हुए सितारे की ज्वाला भड़क उठी। 10,000 लपटें जलती हुई दुनिया। पहले गड़गड़ाहट, अब आग की लपटें। लिन मिंग ने वज्र और अग्नि की शक्ति को चरम सीमा तक प्रदर्शित किया। ओयांग गुआंग का चेहरा पीला पड़ गया। वह जोर से चिल्लाया और उसके चारों ओर का वातावरण विकृत हो गया। उसके पैरों के नीचे की टाइलें गर्मी से लाल हो गई थीं। उसने अपने हाथ ऐसे आगे बढ़ाए जैसे वह पंजे बना रहा हो। ऐसा लग रहा था जैसे उसके पूरे शरीर में रक्त जैसी लाल रोशनी छा गई हो। रक्त दानव पंजे। रक्त के रंग की रोशनी की चमक के साथ एक लाल रक्त पंजा बाहर निकला। ये एक दिव्य बबूल शक्ति की छठी परत से एक मार्शल कौशल था। इसमें ओयांग गुआंग की 90% से अधिक असली ताकत समाहित थी। लिन मिंग मुस्कुराया। दिव्य बबूल शक्ति मूलतः राक्षसी मार्ग से उत्पन्न मार्शल आर्ट थी। अतीत में झांग गुवानयू का जीवन विच्छेद करने वाला मृत अस्थि ब्लेड, ओयांग दिहुआ का आत्मा विच्छेद करने वाला रक्त खोपड़ी, ओयांग जिफेन का बैंगनी ज्वाला अस्थि लांस और यहां तक कि वर्तमान ओयांग गुआंग के रक्त दानव पंजे, ये सभी मार्शल आर्ट के एक ही स्कूल थे। प्रत्येक आक्रमण के साथ ये व्यक्ति की स्वयं की रक्त शक्ति को नष्ट कर देता था। इस प्रकार जो लोग इन कौशलों को विकसित करते थे उन्हें अपनी खोई हुई ऊर्जा की भरपाई करने के लिए महिलाओं की आदि इन ऊर्जा को दोगुना विकसित करना पड़ता था और उसे चूसना पड़ता था। लिन मिंग जैसे किसी व्यक्ति के खिलाफ इस साधना पद्धति का उपयोग करना, खैर, ये केवल उनका दुर्भाग्य ही माना जा सकता है। रक्त शमन दानव थंडर। लिन मिंग के हाथ में गड़गड़ाहट की रोशनी घूमने लगी और बिजली का एक लाल रक्त रंग का अजगर बन गया। रक्त बुझाने वाला दानव थंडर सूखा रक्त सार चूसने के लिए पैदा हुआ था। कच। लाल अजगर ने अपने बड़े जबड़े खोले और सीधे रक्त दानव के पंजों को चबाया और तुरंत उसे निगल गया।
क्या ओयांग गुआंग को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसकी आंखों के सामने क्या हुआ था। हालांकि अब उसके पास निराश होने का भी समय नहीं था। बैंगनी लपटें और गड़गड़ाहट पहले ही उसके सामने आ चुकी थी। ओयांग गुआंग ने एक लंबी तलवार निकाली और वार कर दिया। टकराना। 2 बार कमजोर होने के बाद बिजली के अजगर को ओयांग गुआंग की तलवार से काट दिया गया। हालांकि फॉलन स्टार फ्लेम ने ओयांग गुआंग की शारीरिक सच्ची सार सुरक्षा के खिलाफ एक ठोस प्रहार किया। गिरते हुए तारे की ज्वाला में एक अनोखी क्षमता थी कि वह जिस किसी चीज को छूती थी उसे नष्ट कर देती थी। इसने तुरंत ही ओयांग गुआंग के शारीरिक सार की सुरक्षा में दर्जनों छोटे छोटे अंतरालों को चीर दिया और उस संक्षारक ज्वाला की पूरी शक्ति ओयांग गुआंग की शिरोबिंदुओं में समा गई। ओयांग गुआंग तुरंत कांप उठा, उसका चेहरा पीला पड़ गया और उसकी नाक से खून बहने लगा। जब दर्शकों ने यह देखा तो हर मार्शल कलाकार चुप हो गया। मध्य जियानटियन क्षेत्र के शिखर ओयांग गुआंग को कुछ ही दौर की लड़ाई के बाद पहले से ही भारी क्षति पहुंची थी।